ऐसा पहला बड़ा राजा जो इस वंश के अंदर दिखाई देता है उसका नाम है बापा रावल। क्या नाम है? हेडिंग डालो। थोड़ा पुराना बताता हूं। 712 ईस्वी का समय है, 712 एडी के आसपास का समय। भारत पर मुसलमानों के अटैक हो रहे थे। मुसलमानों में भी भारत में सबसे पहले जिन मुसलमानों ने अटैक किए वो अरब देश से आए थे। कौन से देश से? सऊदी अरब साइड के जो मुसलमान सबसे पहले, तो अरबों ने भारत पर सबसे पहले अटैक किया मुसलमानों। 712 में एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। इसने कब्जा कर लिया सिंध पे। कहां कब्जा कर लिया? भारत की वह पहली सीमा, भारत की वह पहली टेरिटरी, भारत का वह पहला क्षेत्र जिस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, वो कौन सा था? वो कब्जा करने वाला अरब सेनापति कौन था? वो किस साल की बात है? कब की बात है? सिंध राजस्थान के टच करता है एकदम। अब जब सिंध पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, अरबों का कब्जा हुआ, उनका अगला टारगेट राजस्थान था। अगला टारगेट क्या था? राजस्थान का सबसे मुख्य किला था चित्तौड़। मुख्य किला कौन था? तो उनका था सिंध से अगला कब्जा कहां करेंगे? चित्तौड़। उन दिनों चित्तौड़ में अपना एक राजा राज कर रहा था, उसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम था? मान मौर्य नाम का एक राजा जो कहां राज कर रहा है? अपना चित्तौड़। चित्तौड़ में राज कर रहा है। इधर अपने उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नागदा। क्या नाम है जगह का? और नागदा के अंदर राज कर रहा है आपका बापा रावल। कौन राज कर रहा है? नागदा में बैठा बापा रावल। चित्तौड़ के अंदर कौन बैठा है? मानो। और मान मौर्य बहुत बड़ा राजा है, बापा रावल इतना बड़ा राजा। यह नागदा में एक संत रहते हैं, उनका नाम है हारित। क्या नाम है? संत तो ऋषि हो गए, तो अपने उनको क्या कर देते हैं? हारित। हारित ऋषि शिव जी के भक्त है। किसके भक्त है? शिव जी के भक्त हैं हारित ऋषि। ये कहां पर रहते हैं? नागदा। नागदा का राजा कौन है? ऑब्वियस सी बात है, धोख लगाएगा। अभी अपने सारे नेता देवताओं के साधु संत जीते सबके धोख लगा रहे हैं। ये तो ठीक है, कई साधु संत पकड़ लिए गए बाद में, वरना जब तक नहीं पकड़े गए तब तक अपने वाले सारे धोख लगा रहे थे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके आसाराम बापू के साथ फोटो नहीं है। वो पकड़ लिए गए तब आप सारे भले कंडेम कर दें उनको और कह देंगे साहब उन्होंने ये गलत काम किया, पहले सारे के सारे धोख लगा रहे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी बाबा जी गुरमीत राम रहीम के साथ फोटो नहीं है। बाबाओं के धोख लगाना राजनीति का हमेशा काम रहा है, क्योंकि राजनेता को पता होता है बाबा के पीछे जनता है, इसके धोख लगेंगे वोट मिलेंगे। ये पहले राजा भी जानते थे कि बाबा जी ये है कि अच्छे बाबा जी है, बुरे बाबा जी। आजकल कई बाबा जी निकल गए भाई, खराब निकल गए, तो अपने उनको जेल के अंदर भी डाला। और अच्छे बाबा जी खूब सारे भले संत है, आज भी भारत के अंदर खूब भले भले संत बैठे हैं, इनको देख के लगता है कि अरे यार क्या यूं अच्छी बातें बताते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक भले बहुत अच्छे बाबा जी है, उनका नाम क्या है? इनके धोख कौन लगाता है? हारित ऋषि मरने वाले हैं। मरते हारित ऋषि ने बापा रावल से पूछा कि बापा रावल मांग, तेरी को इच्छा हो तो, तूने मेरी सेवा की, तेरी सेवा से बड़ा राजी हूं। बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, ठीक रहे, नरेगा में काम करते करते तंग आ गया। नागदा छोटी जगह थी, कोई बड़ी जगह थी नहीं। और हारित ऋषि मरते मरते कह गए कि जा बापा रावल, तू क्या याद रखेगा, भगवान शिव बहुत जल्दी तुझे चित्तौड़ का राजा बनाएंगे। क्या का राजा बनाएंगे? और बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए आप? चित्तौड़ मान मौर्य बेटा है वहां पे, वो अपने आप में एक बड़ा राजा है, और मैं कैसे बन सकता हूं? हारित ऋषि ने कहा पहले इस्तेमाल करो, मैं कह रहा हूं तो बनोगे तो बनोगे। हारित ऋषि तो मर गए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहां पर कब्जा कर लेता है? सिंध। अगला हमला कहां पर करना चाहता है? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? और उसके मंत्रियों को लगा कि मान मौर्य में ताकत है, और यदि अरबों का आक्रमण हो गया, यदि मुसलमानों का आक्रमण सिंध से चित्तौड़ की तरफ हो गया, मान मौर्य संभाल। वो चला के बापा रावल के पास गए। बापा रावल इस मान मौर्य का भांजा है। बापा रावल कौन है? इस मान मौर्य का। और कहा कि भांजे तेरा मामा लिचड़ धाप के, और यदि उधर से अरब मुसलमानों का टेक हुआ, तेरा मामा संभाले, इस मामे को सल्टा और तू चित्तौड़ पे कब्जा कर। मान मौर्य ने कहा पक्का, सॉरी बापा रावल ने कहा पक्का मैं हारेगा, भांजे तेरे पास है, मामा जी को उठा तू। और बापा रावल ने कहा थैंक यू हरित ऋषि। बापा रावल गया चित्तौड़, मान मौर्य को हटाया और कहां पर कब्जा कर लिया? तो गोहिलों में पहला बड़ा राजा जो चित्तौड़ जैसी बड़ी जगह पर कब्जा कर गया कौन है? तो इसलिए हम बापा रावल को पढ़ रहे हैं, बीच वालों को नहीं पढ़ रहे। बीच वालों का नागदा में टाइम पास हो गया रह गया। इसलिए हमने कहा आ गए होंगे, मर गए, उसमें हमें क्या लेना देना है। पहला बड़ा आदमी जो टेरिटरी का विस्तार कर गया था वो कौन था? किसको हटा के? ये 734 की बात है। कब की बात है? फिर इसने चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? पर इसने कहा भाई साहब राजधानी तो मैं अपनी नागदा ही रखूं। ठीक है, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया, मेरी गारंटी है चित्तौड़ पे दूसरे कब्जा करने नहीं दूंगा। इधर हमला होगा तो मैं देख लूंगा, पर राजधानी कहां रखूंगा? नाग। देखो राजधानी नागदा, कैपिटल नागदा।
नागदा उदयपुर में इधर एक जगह पड़ती है। तो राजधानी कौन सी उसकी थी? नागदा। अच्छा, हरित ऋषि किसके भक्त थे? इसका मतलब पापा राहुल भी किसका भक्त होगा? शिव जी का। शिव जी को अपने बोलते हैं एकलिंग जी, क्या बोलते हैं? तो इसलिए इसने नागदा में किसका मंदिर बनवाया? इसने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है? एकलिंग जी। और ये तो ये तक मानता था कि भाई राजा एकलिंग जी है, मैं तो उनके काम कर रहा हूं आगे, मैं तो उनका वित्त मंत्री हूँ। वित्त मंत्री को बोलते दीवान। क्या बोलते? इसको आगे कोई पूछता कि यार तुम मेवाड़ के राजा हो, इसने कहा ना ना भाई साहब, अपनी कहाँ औकात है, राज कर रहे हैं शिव जी खुद, मैं तो उनका क्या हूँ। इसके बाद में इसके जो भी वंशज हुए वो भी अपने आप को एकलिंग जी का क्या मानते? दीवान, मतलब वित्त मंत्री। मतलब हम तो उनकी तरफ से टैक्स ले रहे हैं, बाकी हमारा कुछ भी भगवान ने हमें व्यवस्था दे रखी, तुम संभालो, बाकी हमारी क्या औकात है भाई साहब राजा बनने की, सब कुछ करने वाले कौन है? खुद को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और ये अपने भारत में तमाम राजाओं के साथ था। भारत में अपने किसी भी राजा ने कभी ये नहीं कहा मैं राजा हूं, तो उसने कहा राजा भगवान है। राजा कौन है? ये अलग अलग भगवान के नाम ले लिए। बीकानेर के राजा कोई पूछता है यार तुम राजा हो क्या बीकानेर? उसने नहीं नहीं साहब, अपने कहाँ औकात है। बीकानेर के राजा लक्ष्मीनाथ है। कौन है? भगवान विष्णु। लक्ष्मी का नाथ भगवान विष्णु, मैं तो उनका क्या हूं। कोई सिरोही वाले राजा से पूछा तुम तो पक्के यहाँ के राजा, उसने कहा नहीं साहब, यहाँ के राजा सारणेश्वर महादेव है। कौन से महादेव है? मैं तो उनका क्या हूं। को जयपुर वालों से पूछता है कि तुम राजा हो? राजा गोविंद देव जी। राजा कौन है? मैं तो उनका क्या हूं। वैसे मेवाड़ वालों से पूछता है कि तुम यहाँ के राजा होगे? नहीं, हम यहाँ के राजा नहीं है। राजा कौन है? इसलिए यदि आपको भी महाराणा प्रताप का एक गीत सुना हो आपने कि हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है, उसमें लाइन है वो एक लिंग दीवान कट है। वो जो एकलिंग जी का दीवान है वो कहाँ है आजकल हमारा? वो जो महाराणा प्रताप हमारा जो हल्दी घाटी का समर, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहा था, वो कहाँ है? तो मेवाड़ के राजा खुद को मानते ही क्या थे? और ये राजाओं की बात नहीं, ये हम सब की बात है। हम तमाम लोग ये मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, करवाने वाला कौन है? इसलिए हमारी सारी आरतियों में हमने खुद गाया है मैं मूर्ख खलकामी। आप कोई आरती सुन लीजिए देवता की, हमने देवता के सरेंडर किया। हमने क्या, सर्वशक्तिमान देवता, समर्पण है उसके सामने। हम मूर्ख हैं, खल का मत होता है गधा। आप हर आरती गाते समय कहते हो कि आप गधे हो, आपके हाथ में कुछ भी करने योग्य नहीं है, जो भी करवा रहा वो कौन है? इसलिए भारत में जितनी पुरानी किताबें मिली है उनमें एक में भी राइटर का नाम नहीं है। तो लिखा मैं नहीं लिख रहा, मां सरस्वती की कृपा से मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं। मैं कौन, उसने नाम ही नहीं बताया। जितनी पुरानी पेंटिंग उनमें पेंटर का नाम नहीं है। उसने पेंटिंग बना के छोड़ दी। उसने कहा यार मेरी औकात थोड़ी है कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ लिखना, ये सब कौन करवा रहा है? मैं बताऊं आज भी अपने गांव में खेती अच्छी हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, पापा ने मेहनत की तो फसल अच्छी हुई, रात दिन रीजे पचे उस खेत में तब अच्छी हुई। फिर भी कोई पापा से बोलेगा अरे यार जोरदार फसल हुई, गेहूं शानदार हुई, बाजरा शानदार हुआ, मेहनत कर रहे हो। राम जी राजी हुए, भगवान राम राजी हुए तब हमारी फसलें हुई, वरना हमारी औकात है। पापा का बिजनेस अच्छा चले, भले ही पापा सुबह 5 बजे उठ के जाते हो, रात को 12 बजे आते हो, दोपहर वाला खाना भी ढंग से नहीं खाते हो, तब जाके बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद पापा कहेंगे भगवती कृपा है, माता जी राजी है इसलिए अच्छा हो रहा है। मैं तो हमेशा सोचता हूँ यार कितने भोले लोग हैं। अभी भी अपने से कोई पूछ ले किसी से, कह रहे तुम्हारे 10 टाबर है। हम बायोलॉजी को धत्ता बता देते हैं कि बायोलॉजी नाम की कोई चीज सब किसके दिए हुए? भगवान के। मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा, आप आरएस बनेंगे, आप मन ही मन राजी होंगे, आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि मैं 18 महीने तक रेगुलर कोचिंग गया, सर ने जितना कहा सब किया, मैंने सारे टेस्ट दिए, मैंने मेहनत की, मैं डेली के 8 घंटे पढ़ा, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर भी यदि आपसे इंटरव्यू लेने वाला मीडिया वाला पूछेगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, आपके थोड़ा गंभीर होके बोलेंगे आप, है ना, अंदर तो नाच रहे होंगे आप। पर जहां तक आज की सफलता का सवाल है आप ये थोड़ी कहते हो मैं खुद, मैं ऐसा बाहुबली मैं हूं, मैं पढ़ा था। और आज भी अपना कोई दोस्त, अपने कोई आसपास का बंदा ज्यादा ये करे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, अपने दो दोस्त उसके पीछे बात करते हैं, अहंकार दे, एटीट्यूड देख, क्या मैं कर दिया, मैं कर दिया, यार सबने कर रखा है। इसलिए अपने इस बात को अभी भी अच्छा माना। इसलिए मेवाड़ के राजा भी कहते हैं कि हम राजा नहीं है, हम क्या एकलिंग जी के, और ऐसे तमाम राजा ऐसे कहते हैं। अच्छा, बापा रावल बड़ा राजा था, इसका एक सबूत हमारे पास ये भी है कि बापा रावल का हमें सोने का सिक्का मिला है। किसका सिक्का मिला? तो आपको सर इसमें क्या बड़ी बात है, पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, मिल गया बापा रावल का। बापा रावल से पहले किसी का भी सोने का सिक्का नहीं मिला है। इसका मतलब बापा रावल से पहले वाले राजा इतने बड़े मिले, उनके सिक्के चांदी के मिले, तांबे के मिले, सोने का सिक्का पहली बार मिल रहा है, तो किसका मिल रहा है? इसका मतलब बापा रावल बड़ा हुआ होगा, बड़ा राजा, तो पैसे भी ज्यादा है, तो उसने सिक्के किसके चलाए होंगे? देख लो, इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। जैसे अब अपने नापते हैं ना सोने को, अपने कहते 24 कैरेट सोना है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट, ऐसे नापते हैं। पहले सोने को एक नापने की इकाई और होती है, उसको बोलते हैं ग्रेन। क्या बोलते हैं?
शायद गेहूं के दानों से तोला जाता होगा, इसलिए ग्रेन शब्द बन गया। वो जो सिक्का मिला वो 115 ग्रेन का। कितने ग्रेन का? तो कोई पूछे बापा रावल का सोने का सिक्का कितने ग्रेन का, कितने ग्रेन का, लिख लो, कोष्टक में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, इसी लाइन के 115 ग्रेन। बापा रावल कौन से वंश का राजा है? गोहिल कौन से हिंदू थे? कौन से थे? सूर्यवंश। कहां पे कब्जा किया बापा रावल ने? चित्तौड़। तो इसने चित्तौड़ में सूर्य मंदिर बनवाया था। सुनना एक बार बात, कौन सा मंदिर बनाया? लेकिन बाद में चूंकि राजस्थान ने खूब आक्रमण झेले, बीच में कोई आक्रमण हुआ किसी का और उसने सूर्य मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर को तोड़ने का मतलब था मूर्ति तोड़ गए, है ना, मंदिर की जो मूर्ति है वो ध्वस्त कर दी, वो तोड़ दी गई। तो बाद में किसी ने लाके इसमें माता जी की मूर्ति रख दी, कालिका माता की। किसकी मूर्ति रख दी? तो आजकल तो ये मंदिर कौन सा है? कालिका माता। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? सूर्य मंदिर। कौन बनवा के गया? बापा राव। लेकिन अब क्या बन गया ये? तो आप देखो, दो सवाल। एक सवाल ये बनता है कि चित्तौड़ का वर्तमान कालिका माता का मंदिर पहले क्या था? ये बनवाया किसने था? याद रहेगी बात? मैं आपको बता रहा था कि बापा रावल को नागदा से लेके इसलिए आए थे क्योंकि अरबों के आक्रमण का खतरा था। तो कहा कि भाई अरबों का आक्रमण तो रोक दूं। तो इसने कहा वो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। तो इसने अपने आसपास के राजाओं की गठबंधन बनाया, गुजरात साइड के कई राजा बुलाए, राजस्थान के और राजा बुलाए, पूरा एक सेना तैयार की। फिर यहाँ से मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। कहां तक चला गया था? उस समय जो अरबों का मुख्य अड्डा बना हुआ था वो था गजनी। कौन सा था? तो इसने कहा भाई गजनी छोड़ के आऊंगा लो मैं तुम्हें। तो मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया था? गजनी। गजनी अफगानिस्तान में जगह। गजनी कहां पड़ता है? अफगान। और वहां गजनी में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था सलीम। क्या नाम था? वो सलीम को हटाता है और सलीम को हटा के अपने भांजे को राजा बना गया था। किसको बना गया था? भांजे का नाम वाम तो नहीं आता, पर यूं आता भाई अपने भांजे को राजा बना दिया था। तो अपने भांजे को कहां का राजा बनाया था? गजनी। किसको हटा के? गजनी कहां पड़ता है? किसने किया ऐसा? बापा। अब जब ये उधर गजनी की तरफ गया था तो पाकिस्तान में एक जगह पर इसकी सेना कुछ दिनों तक पड़ी रही वहां पर। कालांतर में वहां पर बन गया गांव। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? किसकी सेना पड़ी रही थी वहां पे? बापा राव। किसी ने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? कि वही गांव है जहां पे रावल की सेना पड़ी रही थी। तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते उसका नाम क्या हो गया? तो पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम बापा रावल के कारण है। तो पूछे भाई रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है? क्योंकि किसका मिलिट्री कैंप लगा था? बापा रावल का सैनिक शिविर था। बापा रावल की सेना वहां पे रही थी। रावल दा पिंड, पिंड का मतलब क्या होता है? गांव। तो रावल दा पिंड करते करते क्या हो गया? रावलपिंड। अपने एक इतिहासकार हुए हैं भारत के, उनका नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य, CV वैद्य। क्या नाम है? पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य का दो या CV वैद्य। वो कहते हैं कि जिस समय बापा रावल मुस्लिम सेना को हरा रहा था भारत में, ठीक उसी समय यूरोप में एक बंदा मुस्लिम सेना को हरा रहा था। उसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम था? तो चार्ल्स मार्टेल मुस्लिम सेना को कहां हरा रहा था? यूरोप। और बापा रावल कहां हरा रहा था? कहां हरा रहा था? भारत। इसलिए बापा रावल की तुलना किससे की जा सकती है? चार्ल्स मार्टेल खुद फ्रांस का था। कहां का था? वो एक फ्रेंच कमांडर है, फ्रांसीसी सेनापति है, लेकिन मुस्लिम सेना कहां रह रहा है? यूरोप। इसका मतलब अरबों ने दोनों तरफ अटैक किया। अरबों ने एक अटैक किया भारत की तरफ, अरबों ने अटैक किया यूरोप की तरफ। यूरोप में कौन रह रहा है उनको? चार्ल्स मार्टेल, जो कि कहां का है? फ्रांस। भारत में उनको कौन रह रहा है? बापा रावल, जो कि कहां का है? मेवाड़। कहां का है? तो बापा रावल की तुलना कौन से फ्रेंच कमांडर के साथ की जाती है? ये तुलना कौन करता है? किसी भी आदमी की तुलना क्यों की जाएगी जब दोनों एक जैसे काम करेंगे? दोनों ने एक जैसा क्या काम किया? तो दोनों ने किसको हराया था? मुस्लिम। अब लिखो बापा रावल की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ बापा रावल। क्या क्या उपाधियां बताओ देखिए? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। क्या क्या नाम दोहराओ बताओ? हिंदू, सूरज, राजगुरु और हिंदुओं का बड़ा राजा था, मुस्लिमों के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए उपाधि क्या हो गई? हिंदूस। और ये उपाधि इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में मेवाड़ के सारे राजा नाम क्या क्या लगाते? हिंदूस। क्या लगाया करते? हिंदूस। एक और उपाधि क्या है? राजगुरु। मैंने तो अभी बताया था, पहली लाइन यही बोली कि आसपास के बाकी राजाओं को एक साथ करके फिर गजनी की तरफ अटैक करता है, तो बाकी राजाओं का गुरु है, बाकी राजा उसके अंडर में लड़ रहे हैं, इसलिए उपाधि क्या हो गई? अच्छा, एक हिंदी में या संस्कृत में एक टर्म होती है, हम अक्सर, आपने कभी नाम सुना हो, चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं? भगवान राम एक चक्रवर्ती राजा थे। ऐसा राजा जिसने चारों दिशाएं जीत लियो उनको बोलते चक्रवर्ती। क्या बोलते? जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दिशाओं में दुश्मनों को हरा के आ जाए, उन राजाओं को हम क्या बोला करते? चक्रवर्ती। राजस्थानी में उस चक्रवर्ती को अपने बोलते हैं चकवे। क्या बोलते हैं? तो मेरे को याद है, अब भी घर में दादाजी से कहानियां सुनते तो हिंदी में मैंने कभी पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे। दादाजी घर पे सुना करते भगवान राम चकवा राज करो। चकवा राज करो मतलब उन्होंने चारों तरफ राज करा। ऐसा राजा जो चारों दिशाओं को जीत ले उसको क्या बोला करते? चकवे।
जो बाकी राजाओं को अंडर में लेके फिर युद्ध लड़े, कौन हो गया? राजगुरु। हिंदुओं को बचाए, मुसलमानों के खिलाफ लड़े, तो क्या हो गया? हिंदू। तो क्या क्या उपाधि होगी बताओ देखिए? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चाकू। किसकी उपाधियां? किसकी उपाधियां? अरे बापा रावल का वास्तव में नाम था कालभोज। क्या नाम था? आप लिखो, फिर मैं बताता हूं। लिखो वास्तविक नाम कालभोज, एक्चुअल नेम। वास्तविक नाम कालभोज, एक्चुअल नेम कालभोज। वास्तविक नाम क्या था? अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर जब इसका नाम कालभोज है तो 2 दिन से क्यों बापा रावल कर रहे हो? कालभोज ही पढ़ा देते। आपने 10 लाइनें लिखवा दी, सारी की सारी बापा रावल के नाम से लिखवाई है, और अब लास्ट में जाके आप कर रहे हो साहब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और नाम क्या है इस बंदे का? अब सुनिए, इसका वास्तव में नाम कालभोज ही है, बापा रावल कोई नाम होता भी नहीं। मेवाड़ में राजा को बोला करते रावल। क्या बोलते? ये अपने राजाओं की उपाधियां थी। कोई राजा रावल लगाता, कोई राणा लगाता, कोई राजा लगाता, कोई राव लगाता, कोई रावत लगाता। फिर जब जैसे साम्राज्य बड़ा होता, रावत हो जाता महारावत, रावल हो जाता महारावल, राणा हो जाता महाराणा, राजा होता महाराजा। पर ये उपाधियां थी, ऐसी रावल उपाधि थी। तो रावल बापा के आगे जो रावल लगा हुआ, रावल का सिंपल मीनिंग है राजा। जैसे आप बोलते हो राणा प्रताप, तो राणा उसमें क्या है? टाइटल। तो वैसे रावल इसका अपने आप में क्या है? टाइटल है। सवाल बापा पे कि बापा क्या है? अपने गुजरात का सीमावर्ती जो भी इलाका है, गुजरात के टच करता हुआ जो इलाका, सिरोही, ये उदयपुर वाला इलाका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो गुजरात के पूरा टच करता है। गुजरात में और अपने टच करते हुए राजस्थान के इलाके में कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा हो, सम्माननीय आदरणीय जो बंदा हो, उसको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? इसलिए अक्सर मेवाड़ी या गुजरात का जो भी आदमी होता है, मंदिर भी जाके तेरे को पूछ ले कहाँ जाके, बाउसी जाना है, बाउस बाप जी के जाके आए थे, बाउसी के जाके आए थे। तो बाप जी भगवान को कहते हैं। बाप जी किसको कहते हैं? भाई रेस्पेक्टेड होते हैं भगवान जी, भगवान भगवान जी को क्या कहते हैं? बाप जी। भगवान को क्या कहते हैं? बाप जी। फिर धीरे धीरे और कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा होता, उसके नाम क्या भी बाप जी लगने लगे। राजा से ज्यादा रेस्पेक्टेड कौन होगा? तो राजा को भी क्या बोलने लगे? बाप जी। तो किसी ने पूछा भाई आजकल रावण कौन है तुम्हारे? बाप जी रावण है। बाप जी रावण, बाप जी रावण, बाप जी रावण करते करते कहीं हो गया बापा रावल, कहीं हो गया बप्पा रावल, कहीं हो गया बप रावल। अलग अलग नाम है, आपने को जो अच्छा लगे वो पढ़ लिया जाए। वास्तव में इसका नाम तो क्या था? कालभूत। राजा को क्या बोलते थे? रावल। बड़ा आदमी था, आदरणीय था, सम्माननीय था, इसलिए क्या बोल दिया? बापा। और आने वाली पीढ़ी उनका, हमारा तो सबसे ज्यादा लखनवाड़ा यही हुआ था, ये बाप जी सबसे अच्छा था, तो उन्होंने अपने अभिलेखों में क्या लिखवा दिया? बापा रावल ही लिखवाना शुरू कर दिया। बाकी बापा रावल कोई नाम नहीं है। नाम क्या था उस बंदे का? और गुजरात में या अपने इस मेवाड़ वाले पार्ट में ये व्यवस्था आज दिन तक है। आज भी कोई भी रेस्पेक्टेड जो बंदा होता है उसको बोलते हैं बापू। गुजराती क्या बोलते हैं? इसलिए गांधी जी क्या कहते हो आप? गांधी इसलिए बापू नहीं है कि डोकरे हैं, इसलिए बापू है क्योंकि गुजराती है। गुजराती संत है मुरारी बापू। मैं तो कहता हूं बाकी छोड़िए, गुजरात का रविंद्र जडेजा क्रिकेट खिलाड़ी है, अक्षर पटेल क्रिकेट खिलाड़ी है। आप तो उनका इंस्टाग्राम की टाइमलाइन चेक कीजिए, उनका ट्विटर का या फेसबुक का अकाउंट देखिए, उनके नीचे गुजरातियों के कमेंट पढ़िए। गुजरात कमेंट आएंगे, जियो बापू, मजा आ गया बापू, बापू ने 5 विकेट लिए, बापू क्या खेले, बापू ने 50 रन बनाए। आपको लगेगा जल्दी बापू नहीं बना दिया थोड़ा? आदमी 30-32 साल का, तुम अभी से क्या बोलने लगे इसको? पर वहां बापू का मतलब रेस्पेक्टेड बंदा है ना। आप में से कोई रेस्पेक्टेड बंदा हो, मैं उसको और बापू, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप बन गया सबका। बापू का मतलब वहां पर केवल सम्मान नहीं आते। वैसे वैसे बापू रावल, बाप जी रावल करने शुरू। आगे बात समझो। अगला राजा लिखो, हमीर। और सुनो देखो बात, ये मेवाड़, मेवाड़ में ये चित्तौड़, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किसको देके चला गया? खिजर खान। खिजर खान के बाद में आ गया मालदेव सोनगरा। अब मालदेव सोनगरा का भी बेटा यहां पर बैठा हुआ था, उसका नाम था बनवीर सोनगरा। क्या नाम था? पर ये मालदेव सोनगरा, बनवीर सोनगरा, खिजर खान, क्या ये खुद राजा या दिल्ली वालों की तरफ से बिठाए हुए? ये यहाँ से टैक्स लेके किसको भेजते हैं? दिल्ली। दिल्ली का जो भी राजा उसको भेज देते हैं टैक्स भेज, मतलब ये खुद राजा नहीं है, पर दिल्ली वालों ने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करके अपना एक बंदा छोड़ दिया। अलाउद्दीन ये तो चाहता था अपना बंदा छोड़ दे, मालवा पे भी कंट्रोल होगा, गुजरात पे भी कंट्रोल होगा, चित्तौड़ पे भी कंट्रोल होगा, कर रखा है उसने। अब चित्तौड़ राजधानी है, राजधानी गोहिलों के हाथ से निकल गया। चित्तौड़ में पहले किसका अधिकार था? गोहिल वंश, लेकिन अब गोहिलों के हाथ से निकल गई। अब खिजर खान आ गया, मालदेव सोनगरा आ गया, बनवीर सोनगरा आ गया। लेकिन जो मेवाड़ के बाकी गांव हैं उनमें तो गोहिल बैठे हैं। राजधानी निकल जाती है, सारी की सारी पूरे कोई देश की पब्लिक थोड़ी मरी जा सकती है, सारे दूर दराज के गांव के अंदर तो बैठे थे। ऐसा ही एक गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा गांव था? राजसमंद जिले में इधर कुंभलगढ़ की तरफ एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? सिसोदा।
तो सिसोदा में एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम क्या है? हमीर। क्या नाम है? हमीर। कौन से गांव में रहता है? गोहिल है ये। जब 1303 में लड़ाई हुई तब ये छोटा बच्चा रहा होगा। जब ये बड़ा हुआ तो इसको पता चला कि उस लड़ाई में इसके पिताजी के 7 भाई मारे गए। कितने भाई मारे गए? पिताजी और उनके 6 भाई, और मतलब टोटल 7 भाई मारे गए। इसे पता चला इसके दादाजी भी उसी लड़ाई के अंदर काम आ गए। और इसे पता चला कि चित्तौड़ पहले अपना था, अपना गुहिलों का था, अपने गुहिल है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर गया। वो दे गया खिजर खान को, खिजर खान दे गया मालदेव सोनगरा को, और आजकल कौन बैठा हुआ यहाँ पे? बनवीर। और उसे बड़ा अजीब लगता है, अरे यार अपने बाप दादों का किला दुश्मन कब्जा करके बैठे हैं, अपना झंडा उतार दिया गया, दुश्मनों का झंडा लगा हुआ है। और उसने धीरे 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 बाकी जो आसपास के गांव थे वहां के लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। उसने कहा अरे अपना है, वापस लेना है, बाप दादों का बेर लेना है वापस। धीरे धीरे इसने अपनी सेना इकट्ठी की। एक दिन इसने बनवीर सोनगरा पर हमला किया और चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लिया। तो गोहिलों के हाथ से चित्तौड़ निकल जाता है 1303 में। कब निकल जाता है? जब रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। गोहिलों में वापस गोहिल जो होते हैं वो चित्तौड़ पर कब्जा करते हैं 1326। कब करते हैं? जब एक कौन सा गोहिल आके कब्जा कर रहा है? कौन सा गोहिल आके? अमीर। किसको हरा के? बनवीर सोनगरा। किसको हरा के? किस पे अधिकार किया? कौन से गांव से गया था? इसलिए इसने नाम क्या आगे लगाया? सिसोदिया। क्या लगाया? वंश तो कौन सा है इसका? गोहिल। कौन सा वंश है? लेकिन अब गोहिल वंश में कौन सा गोहिल है? ये सिसोदा का गोहिल है। सिसोदा गोहिल है, इसलिए क्या कहलाया? इसने कहा हूं तो भाई मैं गोहिल ही, पर गोहिलों में भी कहां का गोहिल हूं? भाई सारे जगह गोहिल ही बैठे थे, लेकिन बाकी गोहिलों की हिम्मत नहीं भी चित्तौड़ पे कब्जा करने की। चित्तौड़ पे गोहिल कौन से कर रहे हैं? सिसोदा वाले। इसलिए गोहिल क्या कहलाने लगे? क्या कहलाए? सिसोद। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। इससे पहले पहले वाले भी गोहिल है, अब भी गोहिल है, लेकिन अब वाले गोहिल क्या है? सिसोदिया। पहले वाले गोहिल सिसोदिया, क्योंकि अब यहां से कौन आगे? सिसोदा वाले आगे। सिसोदा वाले आगे इसलिए क्या कहलाए? आई बात सुन, मैंने बताया था कि पहले जो राजा वागड़ चित्तौड़ में नाम क्या क्या लगाते थे? रावल। और उनके जो बाकी भाई होते जिन गांवों में, ये नाम क्या क्या लगाते? तो ये तो भाइयों वाले गांव से है, तो ये नाम क्या क्या लगाएगा? तो ये मेवाड़ का पहला राजा है जिसने नाम क्या क्या लगाया। इससे पहले राजा नहीं लगाते, सामंत लगाया करते थे। राजा क्या लगाते थे? रावल। तो कोई पूछे रावल लगाने वाला अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह। राणा लगाने वाला पहला राजा कौन है? रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वो लास्ट किंग ऑफ मेवाड़, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड, एज्यूम की उसने, हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। इसको इस लाइन को बॉक्स में बंद कर लो ताकि अलग से याद रहे ना, रतन सिंह के बारे में अलग से बात याद रह जाएगी। तो रावल वाली ब्रांच कहां पे आगे खत्म हो जाती है? रतन सिंह पे, है ना। राणा वाली ब्रांच कहां से शुरू हो जाती है? आप उसको राणा ब्रांच बोल दो, क्योंकि उपाधि क्या थी? राणा। वो सिसोदा से आए थे, इसलिए क्या बोल दो? सिसोदा। एक ही बात। सिसोदा वाले थे, उन्होंने नाम क्या क्या लगाना शुरू कर दिया? बनवीर सोनगरा हार गया। बनवीर सोनगरा किसकी तरफ से टैक्स लेता था? दिल्ली वालों की तरफ से। तो भाग के कहां गया? दिल्ली। तब दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? खिलजियों का राज खत्म हो गया। खिलजियों के बाद वहां नया वंश आ गया, और नए वंश का नाम क्या है? तुगलक। और तुगलकों का राजा बना हुआ, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? बनवीर सोनगरा भाग के उसके पास गया, उसने जाकर भाई मोहम्मद बिन तुगलक, अब से वहां से चित्तौड़ का तेरे को टैक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं देता था, मेरे को तो कूट मार के भगा दिया वहां से। किसने? हमीर ने। ये हमीर कौन है? कि गोहिल है। कौन से काम का गोहिल आ गया? सिसोदास से आ गया। उसने कहा चल मेरे साथ वापस बदला लेंगे। तो उधर से मोहम्मद बिन तुगलक वापस चित्तौड़ पे कब्जा करने के लिए आया। किसको हराने के लिए? किसके साथ? बनवीर सोनगरा। अमीर को जब पता चला, अमीर ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक इतनी दूर आके क्या करेगा, मैं सामने आ जाता हूँ। बांसवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी जगह है? कहां पर पड़ता है? अमीर सामने चला के जाता है, वहां सिंगोली जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के भगा देता है। इसका मतलब चित्तौड़ वापस अब शक्तिशाली हो रहा है, दिल्ली वालों को वापस यहाँ पे हरा रहा है। तो सिंगोली के युद्ध में अमीर ने किसको हरा दिया? इसका मतलब दिल्ली वालों की तरफ से अब किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा, अमीर ने किसको हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक। लोगों ने कहा अरे यार अमीर का जोरदार आदमी है, गजब मेहनत कर रहा है, पहले चित्तौड़ छीन लिया, अब दिल्ली वालों में किसको हरा के भेज दिया? मोहम्मद बिन। तुम यार खूब मेहनत करो। उसने कहा नहीं साहब, मैं कौन हूं करवाने वाला, ये सब बरवड़ी माता की कृपा से हो रहा है। कौन सी माता की कृपा से? वो ये मानता था एक करवाने वाली जो भी माता जी, वो माता जी कौन सी है? तो उसने चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? देखो, उसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। नीचे एक लाइन लिखो, यहीं पर फिर मैं समझा दूंगा। लिखो, यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। मेवाड़ को वापस बचाने वाला कौन है? हमीर। इसलिए हमीर को बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? लिख लो,
हमीर को मेवाड़ का उद्धारक, उद्धार का मतलब बचाना, डूबती हुई चीज को ऊपर लाना। अब लिखो उपाधियां, क्या क्या उपाधियां थी हमीर की, टाइटल्स। मैं जैसा लिखूं वैसा एक बार उतार ले, फिर अपने बात कर लेंगे। उतार लिया, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले उधर वाला वाक्य बोलो केवल। विषम घाटी पंचानन, क्या लिखा हुआ है? आपको सिंपल क्वेश्चन तो ये है, विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के कौन से राजा को कहा जाता है? हमीर। किसे कहा जाता है? अब एक एक शब्द देखते हैं, तीन शब्द है, विषम घाटी पंचन। विषम का मतलब होता है कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, टफ जो भी होता है। घाटी का मतलब होता है युद्ध, घाटी का मतलब हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध पढ़ते हो आप, तो घाटी का मतलब क्या है? युद्ध। विषम का मतलब कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड टफ, घाटी का मतलब युद्ध। पंचानन का मतलब था शीर्ष, पंचानन का मतलब लोयन, वह जो कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ता है, वह जो टफ वॉर में लोइन की तरह लड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? पंचानन का मतलब क्या होता है? घाटी का मतलब, विषम का मतलब कठिन युद्ध में शेर के समान लड़े, उससे क्या कह सकते हैं हम? विषम घाटी। आगे हम पढ़ेंगे हमीर वाली इस पीढ़ी में मेवाड़ में एक राजा होंगे, उन राजा का नाम है कुंभा। क्या नाम है? कुंभा ने किला बनवाया कुंभलगढ़। कौन सा बनवाया? राजा कोई महल मालिया किला मंदिर दरगाह बनवाएगा, उनके बाहर क्या लगवाएगा? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा क्या होती है। तो कुंभा बाहर क्या लगवा रहा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभा अपनी तारीफ करवाएगा तो बाप दादों की भी करवाएगा। और कुंभा कहता है भाई साहब हम उस हमीर के वंशज हैं जो क्या था? विषम घाटी, जो जितना कठिन युद्ध होता उसमें उतना ही भयंकर शेर की तरह लड़ता था, वो घबराता, कठिनाइयों से घबराने वाला बंदा नहीं था, इसलिए हमीर को क्या कहा गया? कौन सी प्रशस्ति में? पहले बड़ी बात, उसी कुंभा ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? कोई राइटर बुक लिखेगा, इंट्रोडक्शन देगा, कुंभा लिखता मैं कुंभा, जिसने बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? रसिक। फिर वो कहता है अरे तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते, मेरे परदादा जी का नाम हमीर था, और वो क्या थे? तो हमीर की उपाधि क्या हो गई? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कोई पूछेगा हमीर को वीर राजा कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, या हमीर को रसिक प्रिया में क्या लिखा गया है, हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? फिर अपने राजस्थान में एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम है जेम्स टोड। क्या नाम था? अंग्रेजों का इतिहासकार था, अपने यहाँ पर बैठ के स्टडी लिख के गया, तो जेम्स टोड है। जेम्स टोड कहता भाई साहब वो प्रबल हिंदू था। क्या था? हिंदुओं में प्रबल पराक्रमी राजा था, पावरफुल राजा था, फॉर्मिडेबल था, जिसको कोई भी हरा नहीं सका, इसलिए जेम्स टोड ने उसको क्या कहा? तो मेवाड़ के कौन से राजा को जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू कहा था? हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? हमीर को वीर राजा कहाँ लिखा गया? याद रह जाएगी बातें, क्या क्या उपाधि हुई बताओ। देखो, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहाँ लिखा हुआ है? वीर राजा कहाँ लिखा हुआ है? प्रबल हिंदू किसने लिखा? हमीर कौन से गांव से गया था? अब एक थोड़ी छोटी सी बात और सुन लो, फिर अपने पढ़ेंगे। इस सिसोदा गांव की स्थापना करने वाला बंदा था, उसका नाम था राहब। क्या नाम था? नीचे एक लाइन लिखो, फिर मैं थोड़ा सा एक बात और बताऊं। नीचे अलग से एक लाइन लिखो, लिखो राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहप फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहप फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहप ने कौन से गांव की स्थापना की? बॉक्स में बंद कर दो, अलग से इसको अलग दिखना चाहिए आपको। अब एक बात सुन लो, आगे काम आएगी, लिखना नहीं। मेवाड़ में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? या उन्हीं का एक नाम हो रहा है रण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह के एक बेटा हुआ, उसका नाम है क्षेम सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ में जो भी राजा होते हो नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? तो जो भी राजा बनेगा वो क्या लगाएगा? रावल। तो रावल कौन बना? सेम सिंह। बाकी जो भाई होंगे वो क्या लगाएंगे? राणा। तो राणा जो बना उस भाई का नाम था राहब। क्या नाम था?
बड़ा भाई जो राजा बनेगा वो तो राजधानी रख लेगा, राजधानी चित्तौड़ है तो उसने क्या रख लिया, चित्तौड़। छोटे भाइयों को गांव मिलेंगे, किसी को कोई गांव, किसी को कोई गांव। तो राहब को कौन सा गांव मिला, कौन सा गांव मिला, यही होगा। अब इसके बाद रावल कौन बनेगा, इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खड़पोता, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पे जाके एक रावल बन रहा है, उसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है, यहाँ इसके जो वंशज होंगे वो क्या बनेंगे, राणा। इसका बेटा पोता, लगातार पीढ़ियां चलती जाएगी। यहाँ पर एक राणा बने, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है। तो जब चित्तौड़ का रावल कौन है, रतन सिंह। तब सिसोदा का राणा कौन था, रतन सिंह पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी हमला कर देता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो रतन सिंह ने अपने भाई बंधु जो आसपास थे उनको कहा आओ भाई सहायता करने के लिए। तो सिसोदा से सहायता करने के लिए कौन आया, साके में भाग लिया। मैंने कहा साके में सारे लड़ते हुए मारे जाते, इसलिए लक्ष्मण भी लड़ता हुआ मारा गया, और इसके 7 बेटे लड़ते हुए मारे गए। कितने बेटे लड़ते हुए मारे गए, 7 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था अरी सिंह। क्या नाम था, और अरी सिंह का जो बेटा था उसका नाम था हमीर। अरी सिंह का बेटा था उसका नाम क्या था, कौन सिसोदा का कौन बंदा साके में लड़ता हुआ मारा गया, लक्ष्मण सिंह। आपने कितने बेटों के साथ, 7। उन 7 में बड़ा बेटा कौन था, इसका एक बेटा इसमें जिंदा रह गया और वापस चला गया था, उस एक बेटे का नाम था अजय सिंह। क्या नाम था, अजय सिंह। आप सुनो, लक्ष्मण सिंह का बड़ा बड़ा बेटा कौन था, अरी सिंह। कौन था, अरी सिंह। ऐसा कहा जाता है कि अरी सिंह जो था वो जब तक ये लड़ाई नहीं हुई थी, उस लड़ाई से पहले की बात है, इसके पिताजी लक्ष्मण सिंह सिसोदा के क्या बने हुए, राणा। अरी सिंह बड़ा है तो लक्ष्मण सिंह के मरने बाद अगला कौन बनना चाहिए, अरी सिंह। राजकुमार हो गया, एक प्रकार का सामंत का बेटा तो हो गया। एक दिन अरी सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए गया। जब वो शिकार करने के लिए गया तो दोस्त चल रहे हैं घोड़ों पर, साथ में वो घोड़े पर चल रहा है। रास्ते में दोनों तरफ खेत है, बीच में एक रास्ता जा रहा है। रास्ते में एक लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। इसके साथ में जो दोस्त थे उनमें से किसी एक दोस्त ने उस लड़की को कमेंट कर दिया, कुछ लड़की को छेड़ दिया कोई। उस लड़की गुस्सा आया, उस लड़की ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो जो उसके हाथ में रस्सी थी, वो रस्सी पता नहीं उसने कैसे घुमा के यूं फेंकी कि घोड़े के पैरों में गई, घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। साथ वालों ने देखा क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने कहा अरे इसने उस लड़की को छेड़ दिया था, वो लड़की भगवान जाने कैसे रस्सी घुमा के गई, ये नीचे चित आया। और लड़की चुपचाप आगे बढ़ गई, वो बोली नहीं इनसे कुछ। साथ वालों ने कहा खड़े हो जा, कपड़े झाड़ ले, हमने वीडियो नहीं बनाया तेरा। और आजकल तो वीडियो बना लेते हैं लोग। पर उनको लगा कि यार लड़की ट्रिक गजब खेल गई यार, गजब बहादुर लड़की है, और इस प्रकार गिरा आगे चली गई, डर भी नहीं लगा उसको कि हम 6-7 लोग हैं। और अब वो अपना शिकार खेलने में बिजी हो गए। तब अपने राजस्थान में सबसे अच्छा शिकार माना जाता जंगली सुअर। इसका शिकार, और जंगली सुअर बड़ा खतरनाक जानवर होता है, जल्दी से मरता भी नहीं जंगली सुअर। हरी सिंह ने जंगली सुअर के तीर मारा, जंगली सुअर के तीर लगा, पर वो मरा नहीं, वो भाग गया खेत के अंदर। खेत के अंदर भागा तो हरी सिंह को लगा खेत के अंदर घुस के पकड़ के लाऊंगा इसको। हरी सिंह जब खेत में घुसने लगा, आगे वही लड़की जो सुबह भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी वो आगे खड़ी थी। उसने कहा अरे किधर, खेत है दिख नहीं रहा, घोड़ा लेके अंदर घुसोगे तो खेत पूरा बर्बाद हो जाएगा, बार बार। हरी सिंह ने अरे मेरा वो शिकार चला गया, सुअर चला गया। उसने कहा तू बाहर रह, मैं तेरे उस सुअर को पकड़ के ला दूंगी, पर तू बाहर रह, खेत के अंदर नहीं घुसेगा। उसने कहा जंगली सुअर मार देता है आदमी को। उसने कहा ऐसे जंगली सुअर डेली पकड़, तू बाहर खड़ा रहे। वो लड़की अपना तीर कमान उठाती है, अंदर जाती है, जंगली सुअर को मारती है, घसीटते हुए बाहर लाती है। और हरी सिंह को लगता है इतनी बहादुर लड़की, सुबह तो अपने उस घुड़सवार को पटक गई थी, अब किसको मार के आई है, जंगली सुअर को घसीट के अकेली लेके आई। और हरी सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा। हरी सिंह को पता चला, हरी सिंह उसके पिताजी के पास गए और उसके पिताजी को जाकर कहा कि भाई मैं आपकी लड़की से शादी करना। सिसोदा का राजकुमार खुद शादी करना चाहता है, साधारण किसान बेचारा क्यों मना करता। उसने कहा भाई अभी ले जाओ हाथों हाथ। 5-7 दोस्त आए हुए थे, हाथों हाथ ही वहां पे ब्याह करके आ गया। पर हरी सिंह को ये लगा कि यार अब पिताजी को जाके क्या कहेंगे, भाई पिताजी को जाके ये तो कैसे कहेंगे मैं शिकार करने गया था खुद ही हो गया, भाई ये तो नहीं कहा जा सकता ना। तो उसने अपने माँ को और भाइयों को जाके बताया भाई मैं ऐसे ऐसे ब्याह करके आ गया, और पिताजी को बताऊंगा तो पिताजी गुस्सा करेंगे। तो माँ और भाइयों ने कहा कि ठीक है तू बता ही मत एक बार। अब लंबा चौड़ा इलाका था, उस गांव में अपने वो घर है वहां पे रह जाओ, धीरे धीरे बात ठंडी मीठी पड़ेगी तब बता देंगे अपने। तो ये हरी सिंह अपने इस एक रानी को अलग ही गांव के अंदर रखा करता था। इनके एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया हमीर। क्या नाम रखा गया। इन बिटवीन ये चित्तौड़ वाली लड़ाई होती है, चित्तौड़ वाली लड़ाई के अंदर लक्ष्मण सिंह, हरी सिंह और उसके 6 भाई लड़ते हुए मारे जाते। एक भाई बचता है, वो भाई कौन है, अजय सिंह। तो वो सिसोदा का क्या बना, सामंत। और उसको पता था कि भाई मेरा जो भाई था बड़ा हरी सिंह, उसकी वाइफ और उसका बेटा अलग गांव में रहते हैं। वो गया, उसने जाकर भाई भाभी जी, भले ही पिताजी को मेरे भैया किसी भी वजह से ना बता पाए हो, पर आपका हिस्सा तो है ही हमारे घर में, अब आप यहाँ मत रहो, आप वहां चलो, वहीं रह जाओ। तो हमीर और हमीर की माँ वहीं सिसोदा में आके रहने लगे। पर सामंत कौन बना हुआ है वहां का, अजय सिंह। भाई बड़ा वो था, बचा हुआ वो, तो वो बना हुआ है। इस सिसोदा के आसपास में कोई डाकू था, उस डाकू का नाम मुंजा। क्या नाम था,
और मुंजा ने बड़ा यूं किसानों को तकलीफ देना शुरू किया। वो किसानों की फसलें उठा के ले जाता, उनके पशु खोल के ले जाता, लोग बड़े परेशान थे। तो अजय सिंह के पास है, उन्होंने अजय सिंह को कहा कि भाई ये मुंजा तंग करता है यार, तू हमारी हेल्प कर। तो अजय सिंह ने अपने बेटे को भेजा। अजय सिंह के बेटे का नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था उनका? सज्जन, जाओ और जाकर डाकू को मार के आओ। पर सज्जन सिंह डाकू को मारने के लिए गया, पर डाकू ने सज्जन सिंह को कूट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया बेचारा। उसने कहा डैडी यार पार नहीं पड़ी, और उधर तो उसने मेरी मूंज बना के रख दी यार मुंजा ने, मैं हरा ही नहीं सका। हमीर वहीं खड़ा था। हमीर छोटा था, 13-14 साल का ही था। उसने कहा कि चाचा जी प्लीज एक बार मुझे जाने दो। अजय सिंह ने कहा यार तू अभी बच्चा है, पहले कभी गया भी नहीं किसी युद्ध के अंदर, तेरे को यार यूं भेजने का जी नहीं करता मेरा, कि तेरी माँ कहेगी कि भाई इसके पिताजी नहीं, इसलिए चाचा हर कहीं भेज देता है इसको। अमीर ने कहा चाचा जी इतनी चिंता मत करो, पहले इस्तेमाल करो। हमीर गया। हमीर मुंजा बालेचा का सिर काट के लाता है। वो जो डाकू था उसको मार के आता है। और अजय सिंह ने शाबाश मेरे चीते, तेरे में तेरे पिताजी के गुण है, तेरे पिताजी भी इतने ही बहादुर थे। मैं तो वैसे भी इस सीट पर इसलिए बैठा हुआ हूं क्योंकि तुम छोटे थे, बाकी हिसाब तो तेरे पिताजी का है। भाई यदि लड़ाई ना होती तो लक्ष्मण सिंह के बाद कौन बनता? अरिज सिंह। अरिज सिंह के बाद कौन बनता? हमीर। तो अजय सिंह ने अपने भतीजे को बना दिया। तो उसने सिसोदा किसको दे दिया? हमीर को। यही हमीर बाद के अंदर बनवीर सोनग्रा को हराता है, बनवीर सोनग्रा को हरा के चित्तौड़ पे क्या कर लेता है? कब्जा। पर अजय सिंह का खुद का बेटा कौन था? सज्जन सिंह। वो बड़ा नाराज हुआ और उसने अपने पिताजी कहा कि बापू सेहत के लिए तुम हानिकारक हो, और ऐसे कैसे कर सकते हो यार, मेरे को भी तो बना सकते थे, चाचा जी वाले ताऊ जी वाले बेटे को बना दिया आपने, पापा मेरे हो बना रहे हो उसको। सज्जन सिंह नाराज हुआ। सज्जन सिंह नाराज होकर चला गया महाराष्ट्र। कहां चला गया? सिसोदा से कहां चला गया? उस सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी में महाराष्ट्र में पैदा हुए महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन पैदा हुए? महाराज छत्रपति। और शिवाजी ने चीख चीख के कहा कि हम सिसोदा से आए इसलिए हम सिसोदिया हैं। हम सिसोदा से आए इसलिए क्या है? तो जो गोहिलों की 24 ब्रांच उनमें एक ब्रांच शिवाजी वाली है। तो शिवाजी ने ये भी बाद में क्या थे? सिसोदिया। तो सिसोदिया क्यों है वो? क्योंकि सिसोदा से गए थे। कौन से गांव से गए थे? तो जो भी सिसोदा से निकले वो सारे के सारे क्या कहलाए? पहले बढ़ गई बात। हमीर के बाद मेवाड़ में जीते राजा बनेंगे, नाम क्या क्या लगाएंगे? राणा। सिसोदिया लगाएंगे और क्या लगाएंगे? राणा। हमीर से पहले वाले क्या लगाते थे? राहुल। क्या लगाते? राहुल। अगला राजा लिखो। महत्वपूर्ण राजा है कुंभा, स्टार लगा लेना, ये अपने प्री मेन सब में पूछा जाएगा। कुंभा में लिखना। मोकल का ही बेटा था ये। देखो पिता मोकल, क्योंकि कहानियां अपने आगे कड़ियां जोड़ेंगे तो फिर समझ में आनी चाहिए आगे बात है। और मम्मी का नाम था सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम क्या था? मोकल। मम्मी का नाम क्या था? जब झीलवाड़ा के अंदर वहां मारा गया था ना मोकल को, चाचा मेरा और महपा पुआर द्वारा, कुंभा वहीं था। कुंभा भी युद्ध में गया हुआ था वहां पे। लेकिन पता चला कि मोकल को मार दिया, और उस दिन चाचा मेरा महपा पुआर का प्लानिंग ये थी कि मोकल को मार के कुंभा को भी मारेंगे, परिवार ही खत्म करो रे इसका। लेकिन कुंभा के साथ वालों को पता चला भाई मोकल को मार दिया, ये कुंभा को मारने आएंगे, तो उन्होंने कुंभा को वहां से निकाल दिया। तू चित्तौड़ जा, एक बार अहमद शाह से लड़ाई खत्म हो जाए, बाद में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुंभा वहां से कहा गया? चित्तौड़। चित्तौड़ में दादी के पास है। दादी कौन है? दादी कौन है? अनसब। उसने दादी को आगे बात बताया, भाई दादी जी ऐसे ऐसे पिताजी को तो चाचा मेरा और मापा पवार ने मार दिया। कहाँ गए मार के? तो मालवा भाग गए। वो मुझे मारना चाहते थे, मैं जैसे तैसे बच के आया हूँ। हंसा बाई को बेचारी को फिर डर लगा कि जो बेटे को मार गए, इस बात की क्या गारंटी है कि वो पोते को छोड़ देंगे? हो सकता है पोते को भी मार दे। हंसा बाई को वापस हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा। कौन याद आया? रणमल। तो कुंभा का संरक्षक भी किसको बनाया गया? रणमल। लिखो संरक्षक रणमल। गार्जियन इसलिए पिता माता के नाम लिखे था कि याद रहे भाई मोकल का बेटा ही है कुंभा, इसलिए रणमल बचाने आया है। संरक्षक रणमल, गार्जियन रणमल। आप कोई पूछे कि रणमल मेवाड़ के कौन कौन से दो राणाओं का संरक्षक बना था? पहले किसका? मोकल। बाद में किसका? अच्छा रणमल ने आते पूछा भाई क्या बात हुई, बताइए साहब ये बात हुई। इधर भागे चाचा मेरा और मापा पवार की मालवा भागे। उन दिनों मालवा में एक राजा था, उसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? रणमल ने महमूद खिलजी को मैसेज किया, महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे, चाचा मेरा महपा पवार, हमारे राणा मोकल को मारने के बाद तुम्हारी सीमाओं में घूम रहे हैं, तीनों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके हमें सौंपो। महमूद खिलजी को लगा ठीक है यार, यदि अब मेवाड़ वाले अपने दुश्मन है, क्योंकि मेवाड़ और मालवा की आपस में कोई ज्यादा बनती नहीं थी, और मेवाड़ वाले दुश्मन अपने घूम रहे हैं, ठीक है शरण दो ना, दुश्मन कमजोर ही हो रहा है उससे। तो उसने आनाकानी की, उसने कहा हमारे पास तो नहीं है। रणमल ने कहा देख ढूंढ तो मैं अपने आप भी लूंगा, पर यदि मैंने ढूंढ के मारे और तूने सहायता नहीं की फिर तेरी गिरे है बाद में देख लेना। महमूद खिलजी ने कहा नहीं है हमारे पास। तो रणमल उनको ढूंढता है, चाचा मेरा दोनों को मार देता है। महपा कुंवर आगे की तरफ भाग जाता है। तो कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। किसको मार के? बोले मार के रणमल आया, पर राजा तो कौन है? कुंभा ही।
हमें उदयपुर में एक अभिलेख मिला, उस अभिलेख का नाम है पदराड़ा अभिलेख। क्या नाम है? कुंभा जिस साल राजा बना था उसी साल का अभिलेख है वो, मतलब 1433 का। कब का अभिलेख है? 14। किसमें ये जानकारी है? तो कोई पूछे कि कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था, ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? कब का पदराड़ा अभिलेख? 1433। कुंभा राजा कब बन रहा है? 1433। इसलिए कुंभा का पहला अभिलेख है। कुंभा का राजा बनने के बाद कोई पहला अभिलेख है, वो कौन सा है? लिख लो। यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है, उदयपुर में वही। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन पूछा किसी एग्जाम में, स्टार लगाना पदराड़ा इंस्क्रिप्शन के। क्या जानकारी मिलती है कि कुंभा ने अपने पिता का क्या ले लिया था? हत्या का बदला ले लिया। अब रणमल ने जब चाचा मेरा को मार दिया, रणमल वापस आया हंसाबाई के पास, उसने कहा दीदी सलटा दिया दोनों को, और मैं पापा भाग गया, चिंता मत करो, इधर आसपास ही नहीं भटकेगा, अब मैं जाऊं वापस मारवाड़। और हंसाबाई ने कहा नहीं भाई, पिछली बार तुम गया था, तेरे जाते ही मोकल को मार दिया, थोड़े दिन और रुक जा। रणमल ने कहा ठीक है तुम कह रहे हो तो और रुक जाता हूँ। तो रणमल नहीं, रणमल का पूरा परिवार यहाँ आया हुआ था, रणमल के भाई, रणमल के बेटे, बदला लेने आए तो खूब सारे लोग आए हुए थे। अब ये भाई ने बेटे सारे यहाँ पर रह रहे। मारवाड़ वाला कौन सा वंश है? राठौड़। मेवाड़ वाले सिसोदिया है। अब वहां दो गुट बन गए, ये तो मारवाड़ वालों का गुट, एक मेवाड़ वालों का गुट, या एक तो राठौड़ों का गुट और एक सिसोदियों का गुट। अब ये सिसोदियों को बड़ा बुरा लगता है कि उनपे नेतागिरी कौन करता है? राठौड़ आगे रणमल आ करता, उनको लगा रणमल यार हेल्प करने आया था, जा वापस। चुंडा मालवा चला गया था, चुंडा का एक भाई है, उस भाई का नाम था राघव देव। क्या नाम था? हाँ राघव देव, वो सिसोदियों का नेता था। मेवाड़ के गुट में सिसोदियों की नेतागिरी कर रहा है, वो कौन था? राघव देव यहाँ पर बैठा, किसका नेता बना हुआ? सिसोदियों का नेता। उसने एक दिन रणमल को टोक दिया, उसने रणमल को कहा कि अतिथि वापस कब जाओगे? यहाँ धरना दे के बैठ गए, थोड़े दिन के लिए बुलाया था हमने, वापस जाओ यहाँ से। रणमल को लगा कि ये अपने खिलाफ बोलता रहता है। रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों का इस राघव देव को साइड में लो रहे थोड़ा सा, बाहर बैठे पड़े जो राघव देव को मार दिया। एक बंदा आपका विरोध कर रहा है, उसको भी आपने मार दिया। अब आपका विरोध करने वाला कोई कुंभा, तो विरोधी क्या करे, क्योंकि कुंभा के तो बाप का भी मामा लगता है रणमल, और कुंभा की दादी हंसाबाई बेटी है, हंसाबाई का भाई, हंसाबाई कह रही है, वैसे वैसे मानना पड़े। कुल मिला के मेवाड़ में होलसेल पावर कौन बना हुआ पूरी तरीके से? आप पूरी तरीके से किसकी चलने लगी? रणमल की। यहाँ जब रणमल मेवाड़ में इतने दिन तक रह रहा था, तो यहाँ रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई बारमली। क्या नाम था? ऐसे रणमल के पता नहीं क्या जी में उसने बारमली कहा। बारमली की बात बताऊं, किसी को नहीं बताया था। बारमली ने काम बताओ कि मैं बहुत जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? और उसने कहा रे कुंभा आपके भांजे का बेटा है, आपकी बहन का पोता है, और आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया हुआ है, और आप क्या बात करते हो कुंभा को मार दो। तो उसने कहा चुप, कोई बेटान भाणजान कुछ ही नहीं होता, मैं कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के मेवाड़ पे कब्जा करूंगा, फिर मारवाड़ तो मेरा है, साथ में और क्या जाएगा, और तू ये बात किसी को बताएगी नहीं, और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, तू रानी बनेगी। पर बहारमली से को ये अच्छा नहीं लगा, बहारमली मेवाड़ की थी, उसको लगा ठीक है अपने रणमल से प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी अपने राजा को मार दे कोई, राज्य के साथ विश्वासघात नहीं किया। वो अगले दिन हंसाबाई के पास, फिर उसने हंसाबाई को जाकर कहा हंसाबाई आप पता नहीं मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे, विश्वास करोगे या नहीं करोगे, पर आपका भाई रणमल बहुत जल्दी आपके पोते कुंभा को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा ये क्या बदतमीजी है, मेरे भाई पे कैसे इल्जाम लगा सकती है, तुझे क्या पता कर देगा। उसने कहा मुझे ही पता है, और तो किसको होगा। अब बेचारी हंसाबाई फंस गई। हंसाबाई यदि रणमल को यह कहे कि प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता उसके मारने का प्लान एक साल बाद का हो, आज ही मारे। वो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है जी। गांव में एक पागल आदमी था, महिलाएं पानी लेने के लिए जाती, उनके मटके गिरवा दिया करता, बच्चों को थप्पड़ मार दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां खींच खींच के भाग जाया करता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाकर अरे पागल आदमी बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो पता ही नहीं था मेरे को। ऐसा भी किया जा सकता है क्या? तो भाई पागल आदमी को कोई भी टेक्निक देनी नहीं, उसे कोई भी प्लान देना नहीं, वरना वो एग्जीक्यूट कर देगा हाथों हाथ। तो अब हंसा भाई को लगे कि रणमल को कह दिया मत मार, तो ये कल ही मार जाएगा कहीं पे। अब हंसा भाई को लगा अब क्या किया जाए, तो हंसा भाई को वापस चुंडा याद आया। कौन याद आया? जो हंसा भाई गए विश्वास की वजह से कहां चला गया था? मालवा। और उसने कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर का बाड़े, और उसने चुंडा को मैसेज किया ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती है, जहां चार भांडे रहते हैं आपस में खड़कते ही हैं थोड़े बहुत। मैं आपकी सौतेली माँ हूं, आप ऐसे नाराज होके चले गए, दुनिया क्या कहती है कि खुद की माँ होती तो नहीं जाने देती, सौतेली माँ इसलिए घर से निकाल दिया, प्लीज आपको वापस आ जाना चाहिए। चुंडा जी भी उधर नरेगा पे जॉब कर करके तंग आए हुए थे, भाई दूसरे राज्य में रहना तो तब ही काम है भाई। और चुंडा जी ने कहा आप तो बताओ आना कब है, कल ही आ जाओ। चुंडा जी बिना टिकट ही अगले दिन सीधे चित्तौड़ पहुंचे। आए भाई बताओ क्या बात हुई, और पूरी बात बताई कि आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल ने कुछ दिन शासन संभाला, फिर अपनी सहायता से मारवाड़ का राजा बना, फिर मोकल को मार दिया, हमने रणमल को वापस बुलाया। हालांकि इसने चाचा मेरा को मार के मोकल का बदला तो लिया, और उसने राघव देव को भी मार दिया, और अभी किसको मारना चाहता है?
अब अपने को क्या करना है, ये कुंभा को मारे इससे पहले अपने इसको ही मार दे। पर रणमल को मारे कौन? वो डाकी था, डाकी। मतलब यूं कोई 6.5 फीट की हाइट थी, 150 किलो वजन था उस आदमी के अंदर, और यूं दो चार को तो झिंटे पकड़ ले तो बिड़ा बिड़ा के मारे, ऐसा आदमी था। तो अब प्लानिंग की कि इसको मारें कैसे। एक बार वापस बारमली को बुलाया, और बारमली का, बारमली यदि तू इसको शराब पिला के बेहोश कर दे तो बेहोशी में मारा जा सकता है, होश में तो आदमी आज मरे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर जब तुम इतना कह रहे हो तो देश के लिए मैं दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। और ये वाला कर सकती हूँ मैं ऐसा। तो उस दिन भाई रणमल जी बाहर से गए, जाते उन्होंने कहा कि हाँ बारमली खाना लगा दे, और बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से 2 पैक लगा के आते हो, कभी मेरे साथ भी पिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा कि इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी, खोल बोतल खोला। अब भाई बारमली पिलाया, एक बोतल में डाकी की क्या असर पड़ता है उसके, और बारमली ने दूसरी बोतल खोली, उसने कहा मैं कब कब कहती हूँ, एक मेरे हाथ से गिलास पियो। तो 2-2.5 बोतल में उसके नशा हुआ, तो चारपाई पे गिर गया। तो इतना लंबा था कि उसके पैर चारपाई से नीचे लटकते थे। अब उसने चुंडार सिसोदिए बाकी आसपास खड़े थे, बारमली ने कहा भाई आ जाओ मार दो इसको, और उनको फिर भी डर लगे कि यदि ये खड़ा हो गया तो। वो नजदीक आए, पहले आगे चारपाई पे बांधा, हाथ पैर बांधे, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, चाकू चाकू मारे। फिर तो उस आदमी में इतना जोर था कि जैसे ही उसके चाकू लगे उसे होश आ गया, और उसे समझ में आ गया भाई मुझे मार रहे हैं, चाकू लगते दारू भी उतर गई उसकी। तो उसने जो पैर नीचे लटक रहे थे ना, वो पैर जमीन पे टिकाए, जमीन टिकाए, चारपाई समेत खड़ा हो गया उस बंदे को लेकर, उस बंदे को दीवार के भिड़ा के मार दिया था उसने। और जब चित्तौड़ के किले में रणमल को मार रहे थे, तो रणमल का सबसे बड़ा बेटा था, बेटे का नाम था जोधा। क्या नाम था? देखो मैंने कल भी एक बात बोली थी बीच में, यदि आपने किसी ने ध्यान दिया हो, कि जब रणमल वहां पे था तो रणमल के भाई बेटे सब के सब लोग ही वहां पर थे। तो ये भाई बेटे जीते थे, ये चित्तौड़ के किले के नीचे रहा करते थे। रणमल चित्तौड़ के किले के अंदर है, ये लोग नीचे। उस दिन चुंडाकिर इनका ये था कि रणमल को तो मार ही दिया किले के अंदर, अब रणमल के परिवार के जीते लोग सबको मार देते हैं, क्योंकि 2 गुट बने हुए थे, सिसोदियों का गुट और राठौड़ों का गुट, तो सारे राठौड़ों को ही मार दो, एक साथ पंगा ही खत्म हो इनका। तो अब वो ऊपर से वहां रणमल को मारने के बाद वो है कि अब नीचे चलते हैं, जोधान जोधा के अंकल जोधा के भाई वो एक साथ बैठे, एक साथ मार देते हैं। जोधान उस टाइम शाम का टाइम था, ये कोई म्यूजिक सुन रहे थे, तो वो जो म्यूजिशियन था उस बेचारे को ये पता चल गया कि रणमल जी को मार दिया, और अब किसको मारने के लिए आ रहे हैं? जोधा। जोधा का बड़ा बेटा, इसको तो पक्का ही मारेंगे वो। तो वो जब नीचे आ रहे थे उसको पता चला इस बात का, तो उसने, वो म्यूजिशियन ने म्यूजिक बजाते बजाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरी हो जाए, कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया। जोधा ने बाकी भाइयों ने चप्पलें हाथ में ली, ठेठ बीकानेर के पास में गांव पड़ता है काउनी। कौन सा गांव है? काउनी बीकानेर के पास में पड़ता है। वहां जाके वापस पीछे मुड़ के देखा, कहा तो नहीं रहा कोई पीछे। तो जोधा ने कहा जाके शरण ली थी काउन। चुंडा ने कहा पीछा करो इनका। और भाई साहब जोधा जोधा के भाई इनको दिखाई नहीं दिए, मौत पीछे आती हो तो आदमी के पग नहीं मंडते भाई साहब आगे। चुंडा ने कई दूर पीछा गया, सिसोदियों ने फिर उनको लगा मरने दो, जाने दो, इनकी राजधानी पे कब्जा किया जाए। ये राठौड़ कहाँ के थे? मारवाड़ के। मारवाड़ की राजधानी हुआ करती मंडोर। कौन सी थी? तो ये लोग कहाँ पर कब्जा कर लेते हैं? मंडोर। कुल मिला के पहले राठौड़ों के पास में खुद की राजधानी थी मंडोर, और मेवाड़ में दादागिरी चल रही थी। अब मेवाड़ की दादागिरी गई वो तो गई, साथ में क्या निकल गया? मंडोर। अब सिचुएशन ये है कि मारवाड़, मारवाड़ की राजधानी कौन सी है? मंडोर, और मंडोर में आगे बैठ गए सिसोदिया। कौन आगे बैठ गए? सिसोदिया। और राठौड़ों को यहाँ से निकाल दिया भाई, राठौड़ बाहर है। अब जोधा अपनी सेना बनाए बाहर से, मंडोर पर अटैक करे, सिसोदिया कूट काट दे, वापस चला जाए। थोड़े दिनों बाद सेना वेना थोड़ी और इकट्ठी करके लाए, भाई भाई वापस हमला करे, कुछ लोग मर जाए वापस चले जाए। ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? एक बार ऐसे किसी युद्ध के अंदर, और जोधा घायल हुआ बहुत भयंकर वाला, और घायल होने के बाद वापस जा रहा था। जब वापस जा रहा था तब रास्ते में प्यास लग गई। ये तो आप घायल हो, खून गिर रहा है आपका, प्यास लग गई, मारवाड़ का देश दूर दूर तक, ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहाँ पियो। और जोधा को लगा कि युद्ध में मरे नहीं मरे, आज प्यास से पक्के पक्के मर जाएंगे अपने। इसलिए जोधा ने देखा कि दूर किसी एक खेत में कोई किसान की एक झोंपड़ी दिखाई दी, और उसको लगा यदि वहां पर झोंपड़ी है तो पक्का ना पक्का मिनक होगा, कोई ना कोई होगा तो अपने को खाना भी खिला देगा, सॉरी पानी भी पिला देगा अपने। तो जोधा अपने घोड़े को उधर लेके जाता झोंपड़ी की तरफ, लेकिन झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते जोधा घोड़े पर ही घायल होकर गिर गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था, वो झोंपड़ी के आगे जाके खड़ा हो गया। जिस किसान का खेत था, वो किसान तो खेत में था नहीं, उसकी वाइफ थी घर पे। उसने बाहर आके देखा कि एक घोड़ा खड़ा है, घुड़सवार लथपथ पड़ा है। वो समझ गई बेचारी कोई घायल पानी पीने आया होगा, उसने नीचे उतारा, खींच के लेके गई साइड के अंदर, थोड़ा हवा हवा डाली, पानी के छींटे मिंटे मारे तो थोड़ा होश आया। और उसने कहा पानी पिलाया, थोड़ी एनर्जी महसूस की, थैंक यू, मैं पानी पीने आपकी तरफ आ रहा था पर बेहोश हो गया पता नहीं कैसे। उसने कहा कोई नहीं, बैठ जा आराम से। बैठा का इधर थोड़ा बहुत पानी और पिया, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई, तो कहा ठीक है मैं चलता हूँ, आपने मेरी जान बचाई, बहुत अच्छा किया। उस महिला ने कहा भाई खाना खा के चले जाओ। और गांव का रिवाज अभी भी कहता है कि घर आया हुआ आदमी भूखा तो जाना, शहर वाले तो चालू है इस मामले में, ये तो पूछते हैं
कि खा के आए हो जाके खाओगे, या तो खा के आए हो या जा खाओ। गांव वाले अभी तक है कि नहीं भाई खाना तो खिला ही देते हैं। जोधा और फिर ना गांव वालों ने कई टेक्निक जो इतनी शानदार बना रखी है, और गांव वालों ने खुद नहीं बना रखा है कि यदि कोई खाने का पूछे तो मना नहीं करना है। कि अन्न अन्न को मना करना, यदि आपने अन्न को मना कर दिया फिर पूरे दिन खाना मिलेगा, ये तरीका ही था कि जहां मिले वहां झपट्टा मार लो, वैसा रुकना आपने नहीं है। तो जोधा ने कहा "हाँ, खा लूंगा"। तो उस महिला ने बेचारी ने खींचड़ा बनाया। खींचड़ा समझते हो? खींचड़ा खीचड़ी नहीं, खींचड़ी तो होती है बीमारों के, है ना, खींचड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो खींचड़ा बनाया, थाली में खींचड़ा डाल के बीचों बीच खूब सारा घी डाला। गांव में घी की वैसे कमी नहीं। अब जोधा को इतने साल भटकते हुए हो गए, घी देखे हुए कई दिन हो गए थे, संघर्ष के दिनों में कहा घी मिले भाई साहब। और तो घी देखते बीच में हाथ मारा, बीच में हाथ मारते हाथ जल गए। हाथ जल गए तो वो महिला पास में बैठी थी, उसने कहा तुम जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा के कान खड़े हुए। जोधा ने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख है। उसने कहा मूर्ख है, हर बार बीचों बीच हमला करता है मंडोर पर और हार के वापस भाग जाता है। तो माई उसको क्या करना चाहिए? तो साइड साइड से गांव जीतने चाहिए। 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, धीरे धीरे करता करता मंडोर पर आए, फिर जीत ले। बीचों बीच हमला करेगा, बीच में सिसोदिया सबसे अधिक बेटा, यहाँ कैसे जीत सकता है? और उसने कहा तू छोड़, तू क्यों पूछ रहा है, तेरे को तो खींचड़ा ही नहीं खाना था, साइड साइड से खा। साइड साइड से खाएगा तो बीच में घी तक पहुंचेगा। जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है और खींचड़ा कैसे। अब भाई जोधा ने साइड साइड से गांव जीतने शुरू किए, धीरे धीरे एकदम बीच में पहुंचा, सिसोदियों को यहाँ से भगा दिया और वापस मंडोर पर क्या कर लिया, कब्जा। ये बात कुंभा को पता चली कि भाई जोधा ने वापस कहां पर कब्जा कर लिया है, मंडोर। कुंभा उधर सेना की तैयारी कर रहा है, तो जोधा ने अपनी बुआ के पास मैसेज किया, हंसा भाई बुआ लगता है, और कहा बुआ जी पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती जो भी रही होगी पापा की रही होगी, आपके साथ जो भी दुश्मनी रही है, और यदि हमारी भी गलती थी तो 15 साल भुगत लिए, अब हमने कब्जा कर लिया है। और अब यदि कुंभा आएगा तो भी हम कब्जा छोड़ने वाले नहीं है, पर ये लड़ाई कितने साल तक चलानी है? जो होना था वो तो हो गया, अब इस लड़ाई को बंद करो। हंसा भाई भी समझ गई, उसने अपने पोते को कहा कि भाई अब जो भी है उसको लड़ाई झगड़े को बंद कर दो। तो कुंभा और जोधा आपस में संधि कर लेते हैं, आंवड़ बावड़ की संधि। कौन सी कर लेते हैं? लिख लो, आंवड़ बावड़ की संधि। आप लिखो, मैं समझा दूंगा। आंवड़ बावड़ की संधि कब हुई? 1453। किस किस के बीच में? संधि में एक आ गया भाई, इतने दिन तक कुंभा कहां का राजा, मेवाड़, और कब्जा कहां करेगा उसने, मारवाड़। लेकिन अब कहा भाई मारवाड़ दे दिया जाए जोधा को और मेवाड़ किसका रह जाए, कुंभा का। तो अब ये बाउंड्री कहां बनाई जाए? तो ये कहा गया कि जहां तक हरियाली है वहां तक तो मेवाड़, और जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाता है वो क्या है, मारवाड़। तो मेवाड़ में एक हरे रंग की झाड़ी होती है, झाड़ी को बोलते हैं आंवड़। क्या बोलते हैं? झाड़ी नुमा छोटी झाड़ी होती है, बुश होती है छोटी, उसको क्या बोलते हैं, आंवड़। तो जहां तक ये हरी भरी झाड़ियां आंवड़ है वो तो क्या हो गया, मेवाड़। वावड़ पश्चिमी राजस्थान में एक पेड़ होता है बबूल। बबूल होता है बबूल, जिसको एक बात एक और बोलते हैं हम किंकर। बावड़िए किंकर बबूल जो होता है, जहां से आगे बबूल शुरू हो जाएगा, किंकर शुरू हो जाएगी, बावड़िए शुरू हो जाएंगे, वो क्या आ जाएगा, मारवाड़। तो कुल मिला के बांटा गया। जहां तक हरियाली है आंवड़ है वो तो क्या हो जाएगा, मेवाड़। जहां से बावड़िए रेगिस्तान शुरू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। और ये बाउंड्री लगभग पाली में एक जगह पड़ती है, सोजत। कौन सी जगह? पाली में सोजत नाम की जगह। ये सोजत में कह दिया गया भाई, सोजत के इधर इधर तो मेवाड़ और सोजत के इधर इधर क्या है, मारवाड़। और अभी भी आप देखोगे तो लगभग यही स्थिति है। आप सोजत के उधर ढलोगे तो पूरी हरियाली दिखेगी, सोजत के इधर आओगे आपको पता चलेगा वास्तव में मारवाड़ शुरू हो चुका है। फिर है ना, राजाओं में जब लंबे टाइम तक लड़ाइयां चलती ना, मैंने बताया 15 साल की लड़ाई के बाद में संधि हुई थी, तो रिश्तेदारियां कर लिया करते। तो कुंभा का एक बेटा, उसका नाम है रायमल। क्या नाम है? इसकी शादी जोधा की बेटी के साथ कर दी गई। जोधा की बेटी का नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था? कहा भाई एक बार वापस रिश्तेदारियां कर लो, रिश्तेदारियां कर लेंगे तो वापस एक बार थोड़ा राजीनामा हो जाएगा, तो वापस जो मन मुटाव है वो मिट जाएगा, मन में किसी प्रकार का किसी की कुछ भी कोई गलत भावना नहीं रहेगी। तो रायमल की शादी किसके साथ कर दी गई? श्रृंगार को। रायमल किसका बेटा है? कुंभ। और श्रृंगार कंवर किसकी बेटी है? पुरानी कहानी है कि मोकल की डेथ होती है झीलवाड़ा में। मोकल की डेथ के बाद में कुंभा राजा बनता है। कुंभा राजा बना तो संरक्षक कौन बना? रणमल। रणमल ने किसको मार दिया? राघवदेव। तो रणमल को मारने के लिए वापस कौन आया? चुंडा। रणमल को मार दिया गया, जोधा वहां से निकल गया, फिर जोधा वापस कैसे लेता और कैसे संधि हुई, पूरा वही कहानी है। वहीं से सूत्र पकड़ के चल रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाचा और मेरा और महपा पंवार मोकल को मारने के बाद में मालवा भाग गए थे, और मालवा का राजा था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी राजा हुआ करता। तो महमूद खिलजी को और रणमल ने समाचार भी भेजा था कि भाई हमारे 3 बंदे तेरे एरिया में घूम रहे हैं, दे दे, पर उसने देने से क्या कर दिया था, मना। बाद में इनके बीच में लड़ाई हुई। इनके बीच लड़ाई हुई मालवा मध्य प्रदेश में, तो वहीं मालवा की तरफ मध्य प्रदेश में एक जगह है सारंगपुर। कौन सी जगह? लिखो, सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर।
किस किसके बीच में हो रहा बताओ देखे। कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट कहां का राजा है? माल। अब लिखो युद्ध के कारण, क्यों युद्ध हुआ इनके बीच? युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। एक तो ना बड़ा सा याद ही रखना आपने कि भाई जब भी युद्ध का कारण दो बराबर वाले राजा होते हैं तो उनके बीच में साम्राज्य विस्तार ही होता है ना। तो लिख लो, एक नंबर लगा के लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। एक हमने पढ़ाई था कि चाचा मेरा मैं पपवार मार के कहां भाग गए थे? मालवा। इसका मतलब मोकल के हत्यारों को शरण कौन दे रहा है? महमूद खिलजी। इस बात को कौन सहन करेगा कि उसके पिता के हत्यारों को कोई दूसरा शरण दे दे? वो क्या दी थी? शरण दी थी। एक और सुनना, इधर जब महमूद खिलजी राजा बना था ना, तो महमूद खिलजी का एक भाई से नाराज है, उसका नाम है उमर खान। क्या नाम है? उमर खान। वो चाहता है कि मालवा का राजा वो बने, लेकिन मालवा का राजा कौन बन गया था? महमूद खिलजी। तो वो भाग के कुंभा के पास आ गया। किसके पास आ गया? और उसने कुंभा कहा, कुंभा मेरी हेल्प कर और मेरे को महमूद खिलजी से लड़ना है। कुंभा ने उसको सहायता की और उसने सारंगपुर पे कब्जा कर लिया। कहाँ कब्जा कर लिया? भाई ये मालवा है और मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी। यहाँ पर एक बंदा और राजा बनना चाहता है, वो कौन है? उमर खान। वो किसके पास आ गया? कुंभा। कुंभा ने सहायता की तो उसने एक इलाका छीन लिया। ये जो इलाका छीना ये कौन सा है? सरंग। कौन सा है? सरंग। अब महमूद खिलजी चाहेगा ना कि उसका सारंगपुर वापस मिले, तो महमूद खिलजी ने कहां पर अटैक किया? सारंगपुर। किससे लड़ने के लिए? उमर खान। किससे? उमर। और उमर खान के पीछे कौन है? तो उमर खान ने कुंभा कहा कि भाई तूने कहा था सारंगपुर पे कब्जा कर ले, मैंने कर लिया, पर ये महमूद खिलजी कूटने के लिए आ गया मेरे को। कुंभा ने कहा वहीं रह, 10 मिनट में तेरा भाई आ रहा है, लोकेशन शेयर कर दो। कुंभा हाथों हाथ वहां गया, उसने महमूद खिलजी को ढंग से धोया था। इस युद्ध में कारण हो गया। अब लाइन चेंज करके लिखो, इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विक्ट्री टावर वॉज बिल्ट एट चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अब और सुन देखो, हम कल पढ़ रहे थे कि नागौर में एक राजा, उसका नाम है फिरोज खान। क्या नाम है? फिरोज खान जब मर गया तो उसके मरने के बाद में उसका बेटा राजा बनना चाहता है। बेटे का नाम है शम्स खान। क्या नाम है? शम्स खान फिरोज खान का बेटा है और कहां का राजा बनना चाहता है? नागौर। कहां का? नागौर। एक फिरोज खान का भाई है, उसका नाम है मुजाहिद खान। क्या नाम है? और ये कहता है मैं राजा बनूंगा। कुल मिला के चाचा भतीजे में लड़ाई है। कौन कौन चाचा भतीजा बताओ देखे? शम्स खान और मुजाहिद खान। कहां का राजा बनना चाहते हैं? हेडिंग डालो, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। अब सुनना देखो मेरी बात, कौन कौन लड़ रहे हैं नागौर में राजा बनने के लिए? शम्स खान और मुजाहिद। भाई इसमें मुजाहिद खान जीत गया और वो बन गया राजा। उसने अपने भतीजे शम्स खान को कूट पीट के निकाल दिया। तो शम्स खान भाग के आ गया कुंभा के पास। कहाँ गया? और उसने कहा भाई कुंभा तू मेरी हेल्प कर और मेरे को कहाँ का राजा बनवा दे? नागौर। कुंभा ने हेल्प की। कुंभा ने जाके किसको हराया? मुजाहिद खान। किसको राजा बना दिया? और उसने शम्स खान कहा कि अब तू मेरे अंडर है। साहब बाकायदा आपने राजा बनाया, आपके अंडर टैक्स भेज देना मेरे को। ठीक है। शम्स खान ने थोड़े दिन तो राज्य मत टैक्स भेजा। थोड़े दिन बाद उसने कुंभा को नहीं दे रहा, जो तेरे जी मैन वो कर लेना। कुंभा ने कहा वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ बाकी तो। जब कुंभा नागौर की तरफ आया, शम्स खान को लगा ये मारेगा, तो शम्स खान भाग के चला गया गुजरात। कहाँ चला गया? गुजरात का राजा हुआ करता उन दिनों में कुतुबुद्दीन शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह कहाँ का राजा? गुजरात। और कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा कि और भाई शम्स खान कैसे है? उसने कहा बस यूं ही वॉकिंग करता करता ही आ गया था। मत क्या समाचार है? तो शम्स खान ने कहा कि यार एक काम था तेरे से। बता क्या काम था? कि मैं मेरी बेटी की शादी तेरे साथ करना चाहता हूँ, क्या तू तैयार है? कुतुबुद्दीन शाह ने कहा हो आज ही कर दे बोले। तो शम्स खान ने अपनी बेटी का ब्याह किससे किया? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह कहाँ का राजा है? अब कुतुबुद्दीन शाह का शम्स खान ससुर बन गया। उसने पूछा और ससुर जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो अब शम्स खान रोया जोर जोर से। मतलब बेटी विदाई में कम रोई, शम्स खान रोया डहा डहा करके रोया। पूछा कुतुबुद्दीन शाह ने हुआ? अरे ससुर जी बात तो क्या हुआ? आगे मुझे कुंभा ने पीटा। क्यों पीटा? ऐसे ऐसे बात हुई उस बात पे। कुतुबुद्दीन शाह नया नया जमाई बना, तो उसने कहा अच्छा कुंभा की त्यों का चलो मेरे साथ। तो कुतुबुद्दीन शम्स खान का मत थोड़ा पीछे रहूंगा, आगे आगे आपको रहना पड़ेगा। तो दोनों कौन आए मिलके? कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान। किसको हराने के लिए? कुंभा दोनों को पीटा। तो इस बार ससुर जमाई दोनों साइड में मुंह कर करके चले एक दूसरे की तरफ। तो कहते बेइज्जती होगी ना एक दूसरे के सामने। तो अब कोई पूछेगा आपसे सवाल प्री में कि कुंभा का गुजरात वालों से लड़ाई कौन सी रियासत को लेके थी? नागौर। किसको लेके थी? नागौर के चक्कर में पंगा हो गया था उसका गुजरात वालों से। अब उत्तर भारत में अपने 4 बड़ी रियासतें हुआ करती। एक थी दिल्ली, एक थी मालवा, एक थी गुजरात, एक थी मेवाड़। कौन कौन सी 4? दिल्ली, मालवा, गुजरात, मेवाड़। दिल्ली इस टाइम बड़ी कमजोर थी। दिल्ली वाले राजाओं की तो
चलती नहीं थी उस समय। यूं आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि दिल्ली की राजा की दिल्ली से पालम तक चलती थी। कहां से कहां तक चलती? दिल्ली से पालम। दिल्ली से पालम का मतलब है जयपुर से सांगानेर। दिल्ली के बाहर एक गांव, उस गांव का नाम क्या है? पालम। तो बस एक गांव तक ही चलती है, उनकी ज्यादा दूर तक चलती। तो दिल्ली तो कमजोर हो रखी है, तो तीन बड़ी रियासतें बची। कौन कौन सी? मेवाड़, मालवा। कुंभा ने पहले कुंभा मेवाड़ का राजा है, पहले उसने किसको हराया? मालवा वालों को। अब उसने किसको हरा दिया? गुजरात। तो मालवा गुजरात वालों को लगा कि अलग अलग कुंभा से लड़ेंगे तो पार पड़ेगी, तो मालवा गुजरात वाले आपस में संधि कर लेते। कि महमूद खिलजी पहले हार के गया था, अब कौन हार के जा रहा है? कुतुबुद्दीन शाह। तो महमूद खिलजी को पता चला कि कुतुबुद्दीन शाह हार के जा रहा है, तो वो कुतुबुद्दीन शाह के पास आ गया। उसने कहा भाई और सुना क्या बात है? और कुतुबुद्दीन शाह ने घर पीटा कुंभा ने भयंकर वाला। महमूद खिलजी रोया, उसने कहा मी टू, थोड़े दिन पहले मेरे को पीट दिया था। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं। जिनके दुख एक जैसे होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे दोस्त होते हैं। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई। गुजरात में एक जगह पड़ती है चांपानेर। कौन सी जगह? लिखो, चांपानेर की संधि। ट्रीटी ऑफ चांपानेर कौन कौन सी रियासतों के बीच में हो रही है? मालवा और गुजरात। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन है? और गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। संधि का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी, कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। दे वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। अब भाई दोनों मिल गए इस बार। इधर भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बदनौर। कौन सी जगह? लिखो, बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध। दोनों की मिली जुली सेनाएं आई, कुंभा ने दोनों को एक साथ कूट दिया इस बार। देखो, कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। आज देखो ये मेवाड़, मेवाड़ के साइड में इधर आपका पड़ता है गुजरात। कौन सा था? गुजरात। मेवाड़ गुजरात के बीच में एक अपने छोटी सी रियासत और थी, सिरोही। कौन सी रियासत है? सिरोही। और सिरोही का जो राजा, उसका नाम है सहसमल देवड़ा। क्या नाम है? कहाँ का राजा सहसमल देवड़ा? सिरोही का राजा। सिरोही कौन कौन सी दो बड़ी रियासतों के बीच की एक छोटी सी रियासत है। कुंभा साम्राज्यवादी राजा। कुंभा ने सिरोही के थोड़े हिस्से दबा लिए थे, तो कुंभा सिरोही की तरफ अपने साम्राज्य का क्या कर रहा है? विस्तार। तो सहसमल देवड़ा किससे परेशान है? कुंभा से। उधर गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह किस पर हमला करने के लिए जा रहा है? कुंभा। तो उसने सहसमल देवड़ा से पूछा कि सहसमल देवड़ा, मैं कुंभा से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तू बता मेरा साथ देगा कुंभा का साथ देगा? सहसमल देवड़ा ने दिमाग लगाया कि यार कुंभा वैसे ही अपने पर आक्रमण करता रहता है, तो अपने किसका साथ दे देना चाहिए? सहसमल देवड़ा, सॉरी इसका, कुतुबुद्दीन शाह का। क्योंकि यदि अपने कुतुबुद्दीन शाह का साथ देंगे तो इस बार कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलकर कुंभा को तो मार देंगे, तो कुंभा वाला खतरा तो समाप्त हो जाएगा। पर जो छोटी रियासतें होती है उनको दोनों तरफ से डर लगता है, भाई इधर से कुंभा आ रहा है तो इधर से कुतुबुद्दीन शाह भी तो आ सकता है। पर कुतुबुद्दीन शाह की अपने सहायता करेंगे तो ये अपने क्या बन जाएगा? दोस्त। एक साइड वाला दोस्त बन जाएगा, एक साइड वाला क्या हो जाएगा? खत्म। तो अपने सेफ रह जाएंगे बीच में। तो उसने किसका साथ दिया? कुतुबुद्दीन शाह। पर कुतुबुद्दीन शाह तो खुद ही हार गया। जब कुतुबुद्दीन शाह हार के चला गया तो कुंभा ने पूछा कि अरे वो इस बार कुतुबुद्दीन शाह उधर से आ रहा था, बीच में चाय नाश्ते का प्रबंध किसने किया था रे? पता चला साहब सिरोही के कौन से राजा ने किया। कुंभा ने जाके इस बार किसको कूटा? देखो, कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया। तब सिरोही। ये कुंभा की राजनीतिक बातें हैं सारी। उसने किससे लड़ाई की थी, किससे जीता था, किससे हारा था, कौन उसके खिलाफ था, कौन संधियां कर रहा है, किससे वो संधियां कर रहा है, वही सारी बातें। राजा का एक पोर्शन होता है राजनीतिक, है क्या हो सकता है उसका? सांस्कृतिक। लिखो, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। और याद रखने वाली बातें यही है। युद्ध बस पढ़ने पड़ते हैं, कि नहीं पढ़े तो अपने लगता है यार राजा पढ़ा, अपने पढ़ा ही नहीं। बाकी युद्धों के सवाल आने तो अब क्या हो चुके हैं, है ना। मेंस में जरूर कई बार काम आ सकता है कि कुंभा भी बड़ा सवाल आए तो अपने को दोनों बातें लिखनी पड़ती है, तो अपने वो सोच के पढ़ लेते हैं। बाकी राजाओं की हमेशा क्या महत्वपूर्ण ज्यादा होती है ना। और इसका तो मैं एक एग्जाम्पल दूं कि ट्रेंड चेंज होता है जी। आज के कई साल पहले, आज के 20-22 साल पहले की आप एनसीईआरटी की किताबें उठा के देखिए, उन एनसीईआरटी किताबों में मिलेगा कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। अशोक की एक रानी ये थी, उसका बेटा ये था, एक रानी ये थी, उसका बेटा ये था, एक रानी ये थी, उसके एक बेटा था, एक बेटी थी। मतलब ये भी नाम मिलते हैं। रानियां कौन कौन है और उनके टाबर कौन कौन है, ये भी नाम दे रखे हैं। और ये भी लोग याद करते हैं, और ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सी रानी का कौन सा बेटा हुआ करता था। आप अभी नई एनसीईआरटी उठा के देखिए,
पूरी किताब छान मारेंगे, राजा का नाम ही नहीं है। युद्ध छोड़िए, राजाओं के नाम नहीं है, सीधा लिख रखा उन्होंने, एक मौर्य राजा के समय ऐसा हुआ था। क्यों करने हैं नाम याद? उस समय कोई महत्वपूर्ण घटना हो जिससे आने वाले समय पर प्रभाव पड़ा हो तो पढ़ लिया जाए, वरना उसको पढ़ने की आवश्यकता तो बहुत कम, इक्का दुक्का जगह कोई नाम आ जाएगा, बाकी इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं। अच्छा, कल्चर में क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं हम? कल्चर में एक हो सकता है आर्किटेक्चर हो सकता है, कल्चर में बुक्स हो सकती है, कल्चर में पेंटिंग्स हो सकती है, कई अलग अलग बातें। हम पहले आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं, तो लिखो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। और कुंभा को तो अपने राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता ही कहा जाता है, कि सबसे अधिक उस समय किसी ने विकास करवाया था स्थापत्य कला का, तो किसने करवाया था? देख लो, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। अब स्थापत्य कला में क्या क्या करवाया, एक अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद उसने चित्तौड़ में क्या बनवाया था? विजय, हेडिंग डालिए, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। क्या है? विजय स्तंभ। अब मेरी देखो एक बात सुनो, मैं आपसे पूछ लूंगा यार इसका नाम विजय स्तंभ क्यों है, तो आप क्या बताओगे मेरे को? सर विजय के बाद बनाया गया था, विजय के बाद टावर बनाया, इसलिए नाम क्या रख दिया गया? विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर कर दो। अच्छा, जब भी कोई राजा जीतता है, विक्ट्री प्राप्त करता है, तो क्या उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है कि बढ़ जाती है? तो उसकी फेम पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी। पॉपुलैरिटी के लिए एक हिंदी में वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं हम कीर्ति। क्या बोलते हैं? इसलिए इस विजय स्तंभ का एक नाम और है, वो नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? कीर्ति स्तंभ। तो आप इसे विजय स्तंभ भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं? कीर्ति। कीर्ति का मतलब लोकप्रियता, विजय के बाद बनाया गया इसलिए विजय स्तंभ, लोकप्रियता बढ़ गई इसलिए क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ। और सुनो, कोम्बा ने ये जो टावर बनवाया ये भगवान विष्णु को डेडिकेट किया। किसको डेडिकेट किया? इसलिए इसको बोलते हैं विष्णु ध्वज। क्या बोलते हैं? आप इस बात पर पुनः नोटिस कीजिए, मेवाड़ वाले खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। किसका दीवान मानते? एकलिंग जी मतलब शिव जी। लेकिन कुंभा विक्ट्री टावर बनवाता है तो किसको डेडिकेट करता है? विष्णु। इसका मतलब कुंभा शिव और विष्णु में कोई भेदभाव। तो इस मामले में सहिष्णु है, टॉलरेट राजा, उसने कहा नहीं भाई, शिव जी भी अपने, विष्णु जी भी अपने। आपने है तो शिव जी के दीवान, फिर भी टावर बना रहे हैं तो किसको डेडिकेट कर देते हैं? विष्णु। भगवान विष्णु का वाहन क्या माना जाता है? गरुड़। ये भगवान विष्णु किस पर सवार है? गरुड़। तो इसमें गरुड़ की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया गरुड़ ध्वज। क्या नाम पड़ गया? क्यों नाम है इसका गरुड़ ध्वज? क्योंकि गरुड़ की क्या लगी हुई है? मूर्ति। गरुड़ किसका वाहन है? क्या लगी हुई है गरुड़ की? और भाई साहब एक मूर्ति नहीं है, खूब सारी मूर्तियां 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 इसमें। इसको देख के ये लगता है जैसे मूर्तियों का म्यूजियम है। क्या है? मूर्तियों का म्यूजियम हो, इतनी सारी मूर्तियां इसके अंदर। म्यूजियम के लिए अपने हिंदी में एक वर्ड होता है अजायब घर। क्या होता है? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तियों का म्यूजियम कह सकते हैं। और मूर्तियां भी सब प्रकार की, भारत में जितनी प्रकार की मूर्तियां हो सकती है उन सब प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई। तो जब खूब सारी कोई चीज होती है तब अपने उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं? अपना कोई दोस्त होता है, अपने दोस्त के पास में ज्ञान ज्यादा हो तो अपने कहते हैं यार ये तो क्या है अपने आप के अंदर ही एनसाइक्लोपीडिया। वैसे उस समय जितनी मूर्तियां थी वो सारी की सारी वहां पर पड़ी है, इसलिए वो मूर्तियों का क्या है? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया के लिए हिंदी में क्या वर्ड होता है? तो इस विजय स्तंभ को विजय के बाद बनाया गया, इसलिए क्या बोलते हैं? लोकप्रियता बढ़ गई इसलिए, भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है इसलिए, मूर्तियां मूर्तियां लगी हुई इसलिए, सब प्रकार की मूर्तियां लगी हुई इसलिए। तो विजय स्तंभ के और क्या क्या नाम हो गए बताओ? विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का। किसके नाम है सारे? लिख लो अन्य नाम। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। अब कोई आपसे सवाल पूछेगा, कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में जीत के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, वह कौन से देवता को समर्पित किया गया है? किसको डेडिकेट किया गया है? विष्णु। विष्णु भगवान को। अब और सुनो, इसकी जो हाइट है ना वो है 122 फीट। कितनी है? और इसकी जो विड्थ है ना वो है 30 फीट। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। किसकी? विजय स्तंभ। किसकी है? विजय स्तंभ। और सुनो देखो, ये 9 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? आपने इसमें पढ़ा, इसमें मूर्तियां मूर्तियां लगी हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्व। पर इसकी 8वीं मंजिल ऐसी है जिसमें कोई भी मूर्ति, तो कोई पूछे कौन सी मंजिल में मूर्ति नहीं है, तो कौन सी में? 8वीं। टोटल मंजिलें कितनी? इसकी जो 5वीं मंजिल है ना उसमें इसके वास्तुकारों की मूर्तियां हैं। किसकी मूर्तियां? वास्तुकार समझ गए? आर्किटेक्ट जो इसको बनाने वाले थे। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनके नाम है जेता। जेता पिताजी का नाम था। तो उसके 3 बेटे थे, पूंजा, पोमा और नापा। कौन कौन है बोलो, देखे चारों के नाम बोलो। क्या क्या नाम बताओ देखे?
जेता, पूंजा, पोमा, कौन है ये? किसके वास्तुकार? विजय स्तंभ के। कौन सी मंजिल में इनकी मूर्ति है? पांच। इसकी जो तीसरी मंजिल है ना, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ। कौन सी मंजिल में? तीसरी मंजिल। ये लिखा हुआ है 9 बार। कितनी बार लिखा हुआ है? और ये लिखा हुआ है अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? मुसलमानों की जो धार्मिक भाषा थी वो भाषा कौन सी है? अरबी। तो अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। कितनी बार? कौन से मंजिल पे? अच्छा, ये क्यों लिख दिया गया भाई इस प्रकार के शब्द? ये लिखवाने के पीछे एक रीजन ये था कि जब भी कोई मुसलमान राजा अटैक करते तो मूर्तियां तोड़ा करते थे कि इस्लाम ये मानता है कि मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए। उन दिनों खूब सारी मूर्तियां टूट रही थी। कुंभा पूरी मूर्तियां मूर्तियां लगा देता है। तो कहीं ना कहीं राजा के दिमाग में थी खुदा ना खास्ता अगली पीढ़ियां क्या पला कोई आक्रमण को संभाल पाए नहीं संभाल पाए। इसके अंदर यदि अल्लाह लिखा होगा तो मुस्लिम आक्रमणकारी जल्दी से तोड़ेंगे नहीं। पर हालांकि आक्रमणकारी ने अंदर आगे देखा ही नहीं, बाहर से ही तोड़ गया। तो बाहर वाली सारी मूर्तियां खंडित की हुई। पर अपने याद रखने वाली बात है। कितनी मंजिल है? किसमें मूर्ति नहीं? किसमें वास्तुकारों की मूर्तियां? क्या क्या नाम थे उनके? किसमें अल्लाह लिखा हुआ है? कितनी बार? कौन सी भाषा में? लिखवा दूं? लिखो। लिखो, यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। लाइन चेंज करके लिखो। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। देयर इज नो आइडल एट 8th फ्लोर। इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकारों की मूर्तियां हैं। आइडल्स ऑफ आर्किटेक्ट्स आर लोकेटेड एट 5th फ्लोर। एट 5th फ्लोर। नाम लिख लो, वास्तुकारों के नाम लिख लो कौन कौन थे। क्या क्या नाम है बोलो देखे? जेता, पुंजा, पोमा, नापा। जेता इनके पापा है, 3 बेटे उनके, पुंजा, पोमा और नापा। क्या क्या नाम बताओ देखे? इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। वर्ड अल्लाह इज एनग्रेव्ड। इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। अच्छा देखो, हम जानते हैं कि जब भी कोई मंदिर, महल, माड़िया, दरगाह, मकबरा कुछ भी बनता है तो उनके बाहर क्या लगाए जाते हैं? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो यहाँ पर जो प्रशस्ति लगी उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या नाम है? सुनना, देखो फिर एक साथ लिख लेंगे अपने। कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है? कीर्ति। 1460 ईस्वी की। कब की प्रशस्ति है? 1460 ईस्वी की। कौन सी प्रशस्ति है बताओ? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति टावर यूलोजी। ये 2 बाप बेटे ने मिलकर लिखी। पापा का नाम था अत्रि भट्ट। क्या नाम था? और बेटे का नाम था आलिया भट्ट के पापा। आलिया भट्ट के पापा कौन है? तो अब कोई पूछे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस किसने लिखी थी? किस किसने लिखी थी बताओ? अत्रि भट्ट और महेश। लिख लो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक। प्रशस्ति का मतलब क्या था? ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की क्या होती है? प्रशंसा। ऑब्वियस सी बात है, कुंभा की प्रशंसा होगी। क्या क्या प्रशंसा? इधर सुनना देखो। ये प्रशस्ति हमें ये बताती है कि कुंभा ने कौन कौन सा जीत दर्ज की थी। कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। कुंभा ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई थी। और कुंभा ने क्या क्या उपाधियां धारण की थी। क्या क्या जानकारी है बताओ देखिए? कुंभा की विक्ट्री, कुंभा का लिटरेचर, कुंभा का कंस्ट्रक्शंस और कुंभा की टाइटल्स। अब कोई पूछे कुंभा की विजय, साहित्य, निर्माणकारी उपाधियों की जानकारी कहां से मिलती है? मुझे आज एक बार सवाल पूछ लिया था, कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख का नाम बताइए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आगे बात समझे? लेखन, लेखन का मतलब क्या होगा? साहित्य, लिटरेचर। अभिलेख, प्रशस्ति एक ही बात होगी। अब कोई आपसे पूछे कि कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हरा दिया था, ये जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति देती है? कौन सी देती है? कब की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? 1460। ये विजय स्तंभ बना था 1440 से 48 के बीच। कब से कब के बीच बना था? 1440 से 1437 में सारंगपुर वाला युद्ध है, उसकी याद में बनाया गया था। कब से कब के बीच बनाया गया था? लिख लो। जहां ऊपर आपने विजय स्तंभ हेडिंग डाली है ना, वहीं लिख लो। जहां विजय स्तंभ लिख रखा है इसी के आगे लिख लो। 1440 से 48 तक याद रह जाएगा। अब ये कुंभा बना के चला गया। हमने पढ़ लिया भाई कुंभा ने बनवाया इसको, इसके क्या क्या नाम थे, कितना ऊंचा, कितना लंबा, कितनी मंजिल, कौन सी मंजिल में क्या है, प्रशस्ति क्या बताती, सब सारी बातें पढ़ ली। कुंभा तो बना के चला गया। फिर एक बार बिजली गिर गई इसके ऊपर, तो इसके ऊपर वाली जो मंजिल थी वो खंडित हो गई। तो बाद में आगे चल के एक महाराणा बने थे, उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अब ये ना कोरोना में वापस बिजली गिर गई थी इस पे, तो वापस महाराणा अशोक गहलोत ने ठीक करवाया। अब महाराणा अशोक गहलोत ही है, वही ठीक करवाएंगे। अच्छा, इसको जेम्स टोड कहता है इसके बारे में, जब वो देखता है इसको तो वो कहता है कि यार ऐसी कैसी बिल्डिंग दिल्ली में है और वो बिल्डिंग आपकी कुतुब मीनार। कौन है?
जेमस्टोड का नाम तो आपने जानते हैं, राजस्थान का इतिहासकार हुआ, तो वो इसकी तुलना किसके साथ करता है? किसके साथ करता है? कुतुब मीनार। लिख लो, जेमस्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। जेमस्टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां? दिल्ली। जेमस्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। एक इतिहासकार और हुआ, उसका नाम है फर्ग्यूसन। क्या नाम है इतिहासकार का, बताओ देखिए। फर्ग्यूसन कहता है यार मैंने तो ऐसा रोम में एक टावर देखा था, उसका नाम है टार्जन टावर। क्या नाम है? टार्जन टावर। तो वो इसकी तुलना किसके साथ करता है? टार्जन टावर। टार्जन टावर कहां पर है? रोम। रोम कहां पर है? कहां पर है? इटली। तो रोम के कौन से टावर से इसकी तुलना करता है? लिख लो, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू ट्रोजन टावर ऑफ रोम। कालांतर में अपना देश आजाद हो गया। 1949 की बात, कब की बात है? 90। और देश आजाद हो गया, राजस्थान अपना भारत के अंदर मिला दिया गया। तो भारत सरकार ने इस विजय स्तंभ पे डाक टिकट जारी किया। क्या जारी किया? डाक टिकट समझते हो क्या आप वाली पीढ़ी थोड़ी कम ही जानती होगी डाक टिकट के बारे में। पहले तो हम तो फॉर्म भी भरा करते, तो फॉर्म ऑफलाइन भेजने पड़ते, ऑफलाइन भेजने पड़ते, उनके ऊपर क्या लगाने पड़ते? डाक। कहीं भी लेटर भेजते डाक से भेजने पड़ते, डाक से भेजोगे तो उस पर क्या लगानी पड़ेगी? जैसे बस से जाते हो बस टिकट, रेल से जाते हो रेल टिकट, तो डाक से भेजो तो डाक टिकट टिकट हुआ करते छोटे छोटे, उनके ऊपर फोटो बने होते। जैसे एक डाक टिकट पे फोटो बना महात्मा गांधी का, इसका मतलब डाक टिकट किस पे जारी कर दिया? गांधी जी पे जारी कर दिया। एक पे बना हुआ लता मंगेशकर का, तो किस पे जारी कर दिया? लता मंगेशकर। एक पे बना हुआ मान लो एनी बिसेंट का, तो किस पे जारी कर दिया? एनी बिसेंट। एक पे बना हुआ टाइगर, किस पे जारी कर दिया? टाइगर। तो इससे अलग अलग चित्र बने होते हैं। ऐसे ही राजस्थान की पहली बिल्डिंग जिसपे डाक टिकट जारी किया गया वो है विजय स्तंभ। कौन सी है? 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया। आपने को याद नहीं रखना कितने रुपए का था, आपने को नहीं याद रखना कब किया गया, आपने को ये याद रखना कि राजस्थान में सबसे पहले किया किस पर गया था। किया किस पर गया था? आप ना कभी नोटिस करना, अपने राजस्थान पुलिस में जो भी भाई लगे हुए उनके यहाँ पे विजय स्तंभ है ना। आप राजस्थान बोर्ड की कोई किताब खोल लेना, उस किताब के पहले पेज पे क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। इसका मतलब वो एम्बलम है, वो प्रतीक चिन्ह। वो क्या है? प्रतीक चिन्ह। किस किस का? एक तो राजस्थान पुलिस का, और एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का। लिख लो प्रतीक चिन्ह। एक तो राजस्थान पुलिस, एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंग्लिश में लिखना राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आप अपने जब भी कोई आरबीसी की बुक देखोगे उनके ऊपर बना हुआ है, पुलिस वालों के अपने यहाँ पर लगा होता है। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। जिन दिनों देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी हुए थे, उनका नाम था वीर सावरकर। क्या नाम था? वीर सावरकर चाहते थे देश को आजाद किया जाए, इसलिए देश की आजादी के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया, उसका नाम था अभिनव भारत। क्या नाम था? क्या नाम है संगठन का, बताओ। अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब क्या था? भारत का मतलब भारत हो गया, तो हम कैसा भारत बनाएंगे? नया भारत। नया भारत मतलब जिसमें अंग्रेजों का राज नहीं होगा, ऐसा भारत बनाएंगे। ये अभिनव भारत नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये स्टैब्लिश किया गया नासिक। कहाँ पे किया गया? नासिक। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और कहते हैं इसका जो ऑफिस हुआ करता, हेड ऑफिस जो नासिक के अंदर था। अब मान लो मैं अभिनव भारत का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, मैं गया ऑफिस में, मैंने कहा कि सर फॉर्म दीजिए, मैं भी मेंबर बनना चाहता हूँ, काम बम फेंकना बताओ, मैं भी फेंक दूंगा। तो वो कहते कि पहले रुक, पहले अंदर आओ ऑफिस में। ऑफिस में अंदर ले जाके सामने एक विजय स्तंभ का फोटो लगा हुआ था। किसका फोटो है? और उसके आगे प्रतिज्ञा करवाते कि मैं कसम खाता हूं कि जिस प्रकार कुंभा ने दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की थी, वैसे ही मैं अंग्रेजों से हमारे देश की क्या करूंगा? रक्षा। किसके आगे कसम खिलवाते? क्योंकि उनका प्रतीक चिन्ह भी क्या था? ये बहुत बड़ी बात है। उन दिनों में जब राजस्थान भारत का हिस्सा भी नहीं था, उन दिनों में चित्तौड़ का एक विजय स्तंभ महाराष्ट्र के किसी एक संगठन का प्रतीक चिन्ह है। भाई राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का तो होना ही चाहिए, विजय स्तंभ नहीं होगा तो क्या होगा? पर महाराष्ट्र का कोई संगठन यदि इसको प्रतीक चिन्ह बनाता है उन दिनों में जब हम उसका हिस्सा भी नहीं थे, ये बड़ी बात है अपने आप में। इसका मतलब कुंभा उस समय भी उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है। लिख लो तीसरा, लिख लो अभिनव भारत। अभिनव भारत कोष्टक में लिख लो वीर सावरकर का संगठन, ताकि याद रहेगा। मॉडर्न इंडिया में एक फैक्ट कम याद करना पड़ेगा। वीर सावरकर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। वीर सावरकर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ किस किस का प्रतीक चिन्ह बताओ अब अभी तो किसका है? राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षक। पहले किसका था? अभिनव भारत किसका संगठन था? कहाँ का संगठन था? नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? ये मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे, पर वहां अभिनव भारत पढ़ोगे तो याद आ जाएगा ना कि अभिनव भारत हमने राजस्थान में भी पढ़ा था। अब बात सुनो, देखो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि चित्तौड़ के किले में
चित्तौड़ के किले में एक 9 मंजिल की इमारत है। कितने मंजिल की है? जो कि कुंभा ने बनवाई। किसने बनवाई? कब बनवाई? तो 15वीं शताब्दी में। कब बनवाई भाई? 1440 से 1448 के बीच में। 14th 40 से, तो 14th में है, तो इसका मतलब वो सेंचुरी कौन सी होगी? 15th। तो कौन सी सेंचुरी में बनाएगी? 15th। और कुंभा ने किसको डेडिकेट की? किसको डेडिकेट की? विष्णु। इसी चित्तौड़ के किले में, इसी कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ से थोड़ा सा आगे चलने पर एक और कीर्ति स्तंभ, एक और क्या बना हुआ है? कीर्ति। और ये 7 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? और ये एक राजा हुए थे कुमार सिंह। कौन राजा हुए? उन कुमार सिंह के टाइम में, कुमार सिंह ने नहीं बनवाया, कुमार सिंह के टाइम में एक कोई जैनों का व्यापारी था, उस व्यापारी का नाम था जीजा साहब बघेरवाल। क्या नाम था? जैन था, जैन व्यापारी था एक। जैन व्यापारी का नाम क्या है इसका? जीजा साहब बघेर। किसने बनवाया? जैनों में कितने भगवान है? 24। कितने भगवान है? 24। उनके पहले जो भगवान, उनका नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? कौन है ऋषभ देव? पहले भगवान। कौन है ऋषभ देव? पहले। क्या है? पहले भगवान। पहले को बोलते हैं आदि, भगवान को बोलते हैं नाथ। पहले को क्या बोलते हैं? आदि, भगवान को। इसलिए ऋषभ देव जी का एक नाम और क्या हो गया? तो उन्होंने किसको डेडिकेट किया? अपने आदिनाथ, इसलिए इसको बोलते हैं आदिनाथ स्तंभ। क्या बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं आदिनाथ स्तंभ? किसको डेडिकेट किया गया? किसको? आदिनाथ जी। आदिनाथ जी का तो ऋषभ देव जी का तो एक ही बात है। इसका मतलब है चित्तौड़ के किले में 2 कीर्ति स्तंभ है। एक कितने मंजिल का? दूसरा कितने मंजिल का? एक किसने बनवाया? दूसरा किसके टाइम में? किसने बनवाया? कौन था जीजा साहब अग्रवाल? एक जैन व्यापारी। कौन था? जैन व्यापारी। ये कौन सी शताब्दी का है? ये कौन सी शताब्दी का है? 12वीं। कौन सी शताब्दी का है? 1100 समथिंग के अंदर बना हुआ। ये किसको डेडिकेट है? ये किसको डेडिकेट है? ये विष्णु को डेडिकेट इसलिए बोलते हैं विष्णु ध्वज। ये आदिनाथ जी को डेडिकेट इसलिए क्या बोलते हैं? आई बात समझ? यहीं पे लिख लो ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि कीर्ति स्तंभ कौन सा है कौन सा नहीं। याद रहेगा फिर तो आपके। लिख लो, एक हेडिंग और डालो, कीर्ति टावर्स, कीर्ति स्तंभ। लिखो। तो चित्तौड़ के किले में कितने कीर्ति स्तंभ है? 2। एक किसने बनवाया? कुंभा। एक किसने बनवाया? जीजासा बघेरवाल। कुंभा ने कब बनवाया? 15वीं शताब्दी। इन्होंने कब बनाया? 12वीं शताब्दी। कुंभा वाला कितनी मंजिल का? 9। ये वाला कितना? 7। कुंभा वाला किसको डेडिकेट? विष्णु। ये वाला ऋषभ देव जी का दोया आदिनाथ। याद रह जाएगी बात। इसको बॉक्स में अलग से बंद कर देना, अलग से पता चल जाए कि भाई कुंभा के टाइम का नहीं है, पहला है, पर हमने इसलिए पढ़ लिया कि एक साथ कंफ्यूजन ना बढ़े कोई। मेवाड़ में एक राइटर वे, उन राइटर का नाम था कवि राजा श्यामल दास जी। क्या नाम है? मेवाड़ के एक राइटर है, अब बहुत बाद के 1880 के आसपास के एक राइटर है। और इन राइटर का नाम क्या बताओ देखे? कवि राजा श्यामल। और इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है बुक का बताओ? किसकी बुक है वीर विनोद? और उस बुक में कहते हैं कि मेवाड़ में टोटल 84 किले हैं। कितने किले? 84 फोर्ट है। उनमें से 32 फोर्ट किसने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? तो अब कोई पूछे कुंभा ने मेवाड़ के कितने में से कितने किले बनवाए थे? 84 में से 32। ऐसा कौन सी किताब बताती है? वो किताब किसकी है? कवि राजा श्यामल दास। थोड़े मुख्य मुख्य किले पढ़ लेते हैं। पहला किला लिखो कुंभलगढ़। कुंभा की एक रानी थी, उसका नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था? इसलिए किले का नाम क्या रख दिया गया? कुंभलगढ़। राजसमंद जिले में। कौन से जिले में? कोष्टक में राजसमंद लिख सकते हैं। अच्छा, कुंभलगढ़ कुंभा ने इसलिए बनवाया कि कुंभा की राजधानी तो कौन सी है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के साथ एक समस्या है। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ पे बना हुआ है, पहाड़ का नाम है मेसा का पठार। क्या नाम है? ऐसा पहाड़ जो ऊपर से निकुला ना होके प्लेन हो जाए, वो क्या हो जाता है? पठार, प्लेट्यू, प्लेट्यू बन जाता है। तो मेसा प्लेट्यू के ऊपर बना हुआ है, पर वो एक सिंगल पहाड़ है। यदि कोई इस पहाड़ को चारों तरफ से घेर ले, तो किले की सप्लाई क्या हो सकती है? बंद। इसलिए कुंभा को लगता था कि यार कल को ऐसा अगर कभी समय आ जाए कि दुश्मन अपने किले को घेर ले, तो अपने किले की सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद। इसलिए किला ऐसी जगह पर होना चाहिए जिसको दुश्मन जल्दी से घेर ना सके। तो एक पहाड़ी पे ना हो जिसके चारों तरफ क्या हो? पहाड़। पहाड़ियां 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 होगी तो कभी दुश्मन उसको घेर नहीं सके। तो कुंभा ने अपनी संकटकालीन राजधानी, इमरजेंसी कैपिटल जो डेवलप की थी, वो कौन सी थी? भाई बस ये मेवाड़ की लिखो, ये है मेवाड़ की, बाकी सबके काम आई बाद में। ये है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। ये उन दिनों बनाया गया जब कुंभा के पास में मारवाड़ भी था। जोधा की अमड़ बावड़ की संधि नहीं हुई तब तक उसके पास क्या था? मारवाड़। तो वो राजा तो कहाँ का था? मेवाड़। संभाल किसको रहा था? मारवाड़। इसलिए वो ऐसी किसी जगह पे किला चाहता था जहां पे बैठ के मेवाड़ भी कंट्रोल हो जाए, साथ में क्या कंट्रोल हो जाए? वो जगह कौन सी थी? तो इस किले को बोलते हैं मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। क्या बोलते हैं? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी का मतलब था वॉचमैन, जहां पे बैठ के दोनों तरफ वॉच किया जा सके। इसका जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था मंडन।
क्या नाम था? लिख लो, आर्किटेक्ट, वास्तुकार। क्या नाम है वास्तुकार का? क्या नाम है वास्तुकार का? मंडन नाम है वास्तुकार का। अब कहा गया कि भाई ये ऐसा बनाया जाए कि इसके चारों तरफ दुश्मन घेर ना सके, तो इसका जो परकोटा बनाएगा, परकोटा समझते हो, रैम्पार्ट, इसकी जो चार दीवारी है, इसका जो परकोटा है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? लिखो परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट, परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट बराबर लिखो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 36 किलोमीटर। अब लो बताओ, 36 किलोमीटर का परकोटा है, अब इसके चारों तरफ लगाओ सेना। कितनी दूर तक सेना लगाओगे? कभी भी आप किले को घेरे नहीं, पर दीवार जब लंबी होगी ना तो उसको चौड़ी भी करनी पड़ेगी। तो इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कितने घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं? 4 लेन हाईवे है। फिर वैसा इसकी ऊंचाई के बारे में अकबर के दरबार में एक राइटर था, उस राइटर का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अकबर का नाम तो सुना है? तो अकबर के दरबार का एक राइटर है, उस राइटर का नाम क्या है? अबुल फजल। वो अकबर के साथ यहाँ मेवाड़ आया था। भाई अकबर महाराणा प्रताप पे अटैक कर रहा था, तो अकबर के साथ मेरे को आया हुआ एक अबुल फजल। ये कोमलगढ़ को देख के कहता है कि भाई साहब नीचे खड़े होकर यदि आप ऊपर की तरफ देखते थे, यदि आपने पगड़ी पहन रखी तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो अबुल फजल ने कौन से किले के बारे में कहा था कि नीचे से खड़े होकर ऊपर देखो तो आपकी पगड़ी गिर जाती है? या कोई पूछेगा यदि इस किले को आप नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हो तो पगड़ी गिर जाती है, यह किला कुंभलगढ़ है, इसके बारे में ये लाइन किसने कही थी? या अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा गया था कि ये याद रहेगी? अब अबुल फजल ने कहा तो जम्प तोड़ने का, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी कहूंगा कुछ ना कुछ तो जम्प तोड़ने का। भाई साहब हमारे यूरोप में ऐसा एक ही किला है, बाकी हमारे पास तो ऐसे किले है ही नहीं। और वो कहता है यूरोप में हमारे एक ऐसा किला, उस किले का नाम है एट्रुस्कन। क्या नाम है? तो जम्प तोड़ इसकी तुलना किसके साथ करता है? तो जम्प तोड़ ने कीर्ति स्तंभ की तुलना तो किससे की थी? कुतुब मीनार। और उसने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की? एट्रुस्कन। इस किले में सबसे ऊपर ही ऊपर जो जगह बनी हुई है उस जगह का नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? और कहते हैं इसमें कुंभा खुद रहा करता था। और ये इतना ऊपर बना हुआ है कि यहाँ पर यदि कोई बंदा बैठ जाए तो पूरा मेवाड़ नजर आए। इसका नाम ही पड़ गया मेवाड़ की आंख। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है। इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है। इट्स हाईएस्ट प्लेस इज कटारगढ़। महल मालिया दरगाह मस्जिद कुछ ही बनेगा तो उनके बाहर क्या लगेंगे? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो इसके बाहर लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्या लगी हुई है? वही 1460 की कीर्ति स्तंभ। ये दोनों ही कब की आपकी? 1400। अच्छा बताओ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस किसने लिखी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। किस किसने लिखी बताओ? अत्रि भट्ट और, यहाँ पे अत्रि भट्ट नहीं आया, खाली आलिया भट्ट के पापा ही आए। आलिया भट्ट के पापा का नाम क्या है? बस लिख लो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ कुंभलगढ़ यूलॉजी। तो इसमें कुंभा की प्रशंसा की हुई है। इसमें कुंभा के बारे में लिखा हुआ है। एक तो ये लिखा हुआ है कि कुंभा धर्म और पवित्रता का अवतार है। सुन लो पहले, बाद में एक साथ लिख लेंगे अपने। क्या बताया कुंभा को? धर्म एवं पवित्रता का अवतार। कुल मिला के कुंभा खुद को भगवान बता रहे हैं। क्योंकि धर्म का अवतार कौन माना जाता है? भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं या भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, जब जब पाप बढ़ जाएंगे, पवित्र चीजें कम हो जाएगी, मैं क्या लूंगा? अवतार। कुंभा कहता है इस बार ले लिया मैंने, अपुनिस भगवान है। तो कुंभा को क्या बताया गया? धर्म और पवित्रता का अवतार। फिर कुंभा कहता है मैं भाई साहब दानवीर आदमी हूँ, और मैं उतना ही दानवीर हूँ जितने दानवीर कर्ण और भोज थे। कौन थे? कर्ण को तो आप जानते हो, महाभारत वाला जो कर्ण था वो दानवीर आदमी था। भोज कल मैं बता ही रहा था, कहाँ तो राजा भोजन। तो इस प्रशस्ति में कुंभा को किसके समान दानवीर बताया गया? कर्ण और भोज। और किसका अवतार बताया गया? किसका अवतार बताया गया? किसको? क्या क्या बताया गया? तथा कौन सी प्रशस्ति में, कब की है, किसने लिखी? कुंभा को क्या बताया गया?